Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back with a one-shot series for JEE Mains 2025. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं वेरी हाई वेटेज टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आई थिंक JEE 2024 में 50 प्लस क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम दिस वन सिंगल चैप्टर. राइट, सो इट्स अ चैप्टर दैट यू शुड मास्टर एंड काफी स्कोरिंग चैप्टर है बिकॉज क्वेश्चंस उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं. यू शुड नो देयर इज लॉट्स ऑफ स्मॉल कॉन्सेप्ट्स दैट यू शुड नो. Once you watch this lecture, you will have mastered this chapter, and then majority of PYQs will seem really easy to you. Alright, so I hope you are as excited as I am to start this chapter. Let's go! So let's talk about current. What is current? Current का जो definition है उसको मैं small I से represent कर रहा हूँ. It is a rate at which the charge is flowing. dq by dt, q is charge. ठीक है? So current is the rate at which the charge is flowing. यहाँ पे इसका SI unit is ampere. राइट, तो सपोज मेरे पास एक वायर है. सो व्हाट हैपेंस इज करंट फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है. मतलब कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है? इट्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ मेटल कंडक्टर दैट इज फ्लोइंग. ऑलराइट, द पॉजिटिव आयंस, जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव आयंस है, दे आर स्टेशनरी, बट द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग. तो इफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टू द लेफ्ट, we define current as the flow of positive charge. So therefore we say that the current is to the right. Actual में it is electrons that are flowing, but we assume, we can say कि negative charge flowing to the left is the same as positive charge flowing to the right. Okay. So let's try to express this current in terms of the speed of the electrons. ठीक है. तो suppose इसका cross sectional area A है, ये जो cross sectional area है वायर का A है. ठीक है. तो let's say let n be the number of free electrons per unit volume. ठीक है, also known as number density of the electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं. ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे पर यूनिट टाइम? तो सपोज ये लेंथ L, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास यहाँ पर. सपोज L लेंथ का कॉलम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरा बड़ा सा वायर है. लेट्स से L लेंथ का कॉलम इस वायर में क्रॉसेस दिस बाउंड्री और दिस इमेजिनरी लाइन इन सम डेल्टा टी टाइम. ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0 पे ऐसा है एंड t इक्वल टू डेल्टा टी पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी यहां पर आ गए. ऑलराइट, सो आई हैव जस्ट ड्रॉन एन इमेजिनरी कॉलम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट कि कितने टाइम में दिस लेंथ L ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस दिस इमेजिनरी लाइन. ऑलराइट, तो कितना टाइम लगेगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड कुछ v है तो उसको मैं L बाई वी लिख सकता हूँ, द लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड. करेक्ट. सो इलेक्ट्रॉन्स का अगर स्पीड v है तो लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड विल बी द टाइम टेकन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस दिस, फॉर दिस लेंथ L ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस. ठीक है, तो इसमें इसका वॉल्यूम कितना है? A इंटू L. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन दिस कॉलम? n into a into l, because n was the number of electrons per unit volume. तो वॉल्यूम al में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? n into a into l. करेक्ट. सो कितना चार्ज हैज फ्लोन अक्रॉस दिस इमेजिनरी लाइन इन डेल्टा टी टाइम? कितना चार्ज? n a l into e. मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ. वैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस e इज द मैग्नीट्यूड, बट मैं बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर माय करंट would be this charge that has flown divided by the time that it has taken. कितना हो जाएगा? N A L E divided by L by V, N E A V. ठीक है, so this is my formula for current. और V को कभी कभार VD भी लिखते हैं, but VD is called the drift speed of electrons. Okay, so electrons जा रहे, उनका drift speed मतलब overall electrons का on an average कितना velocity है. वैसे in reality electrons will have some ऐसे random directions, collisions होते रहेंगे. ठीक है, but overall पूरा bunch of electrons is moving, the bunch of electrons is moving with an average velocity which we are calling it as drift speed. ठीक है, this is the relation. I is equal to NEA VD. A is the cross sectional area, E is the charge of magnitude of the charge of the electron, N is the number of electrons per unit volume, and VD is the drift speed of the electrons. ठीक है, all right. देख लो.
Let's look at a question that came in JEE 2023. The number density of free electrons in a copper wire is 8 into 10 raised to 28 per meter cube. The cross sectional area of the wire इतना दिया हुआ है, current दिया हुआ है, drift speed. तो simple direct formula based है, NEAVD, correct? तो drift speed का expression हो जाएगा, right? तो current कितना दिया हुआ है? 3.2 ampere. Number of electrons per unit volume 8 into 10 raised to 28. इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मुझे पता है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम्स, सब ऐसा यूनिट्स में. एंड एरिया कितना दिया हुआ है? 2 into 10 पर minus 6. ठीक है, तो अभी कुछ नहीं यार, अपने को बस कैलकुलेशन करना है. तो देखो ये कितना बनेगा, 1.6 तो ये 2 कट के ऊपर ये 10 raised to minus 19, 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 25, तो ऊपर 10 raised to minus 3 बचेगा डिवाइडेड बाय 8. सही, देखो चेक कर लो, 19 plus 6 25. ऑलराइट, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1000 by 8 into 10 raised to minus 6 लिख सकता हूँ, बिकॉज अपने को 10 raised to minus 6 ही चाहिए, राइट? एंड दिस विल बी 125. सो मेरा आंसर वुड बी 125. ऑलराइट, सिंपल फॉर्मूला बेस, देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024. मेरे पास एक करंट दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ टाइम, एंड क्वेश्चन पूछा गया करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर. एंड क्वेश्चन पूछा गया चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम t equal to 1 to t equal to 2 seconds is how many coulombs. ठीक है, तो आई कैन राइट करंट एज dq by dt. so dq would be I dt. so the total charge would be integral I dt. तो बस अपने को भी इंटीग्रेट करना है फ्रॉम t equal to 1 to 2. ठीक है, तो 3t स्क्वायर का इंटीग्रल बन जाएगा t क्यूब, 4t क्यूब का बन जाएगा t raised to 4 फ्रॉम 1 to 2. तो ये 8 minus 1 7 plus 2 raised to 4 is 32 minus 2 raised to 4 is 16 minus 1 is 15. तो ये बन जाएगा 22 coulombs. आंसर वुड बी 22. ओके, सिंपल. देख लो, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड करंट डेंसिटी. तो अगर मेरे पास एक करंट ऐसे ट्रैवल कर रहा है वायर में, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, वी डिफाइन करंट डेंसिटी, उसको मोस्टली J से रिप्रेजेंट करता है यूजुअली, डिफाइंड एज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, सो करंट पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज माय करंट डेंसिटी. तो मेरे पास जो फॉर्मूला था I इक्वल टू NEAV, मैं करंट डेंसिटी को क्या लिख सकता हूँ? I by A, NEV. ये VD, I'm just using the subscript D to denote we are talking about drift speed of the electrons. Now we define J as a vector actually. तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखूं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड तो ये है, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट एक स्केलर की तरह अपन ट्रीट करेंगे, बट करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ वेक्टर. ठीक है, सो वेक्टर फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर लेफ्ट में है तो करंट राइट में है, तो करंट डेंसिटी इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर. तो वेक्टर फॉर्म में आई कैन राइट इट एज, ठीक है. ऑलराइट, तो ये मेरा करंट डेंसिटी हो गया. देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022. मेरे पास एक वायर है ऑफ रेडियस r, उसमें करंट डेंसिटी दिया हुआ है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, व्हिच इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी बिकॉज इट्स करंट पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो 10 raised to 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. करंट थ्रू द एरिया फ्रॉम द रेडियल डिस्टेंस r by 2 to r is समथिंग, तो वो निकालना है मुझे. इसका मतलब क्या, व्हाट डज दिस मीन? कि सपोज ये मेरा वायर है, तो द करंट इज बीइंग आस्क्ड बिटवीन r by 2 रेडियल डिस्टेंस, मतलब एक्सिस से r by 2 से r तक. तो अगर यहां पर मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाऊं, तो इस रीजन में करंट पूछा गया, द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर, मतलब फ्रॉम r by 2 से r तक, ये जो शेडेड पोर्शन है उसमें. तो उसका एरिया कितना हो जाएगा उस शेडेड पोर्शन का? पूरे का पायर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का माइनस छोटे वाले का पायर स्क्वायर बाय पाई r by 2 द होल स्क्वायर, करेक्ट? तो ये बन जाएगा 3 पायर स्क्वायर बाय 4, राइट? सो करंट कितना बन जाएगा? सी करंट डेंसिटी वाज I by एरिया, राइट? सो करंट बन जाएगा करंट डेंसिटी इनटू एरिया. तो करंट डेंसिटी कितना है? 10 raised to 6 एंड एरिया कितना है? 3 पाई बाय 4 इंटू r स्क्वायर. r मतलब 4 मिलीमीटर दिया, तो 4 इंटू 10 पर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 10 पर माइनस 6. ऑलराइट, मीटर्स मतलब मीटर में कन्वर्ट करके मैंने स्क्वायर किया. ऑलराइट, तो ये 10 raised to 6 10 raised to 6 कट गया, ये 4 एंड ये बचेगा 12.
ठीक है, सही लिख रहा हूं? ओके, सो 12 pi ampere. So my answer would be 12. ठीक है, देख लो. Now let's look at what role does electric field have, या फिर what influence does electric field have on the electrons. तो अगर मेरे पास एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एंड सपोज मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया अंदर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सेलरेट. कितना एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का? फोर्स डिवाइड बाय मास, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट. तो इन टाइम टाउ the velocity acquired by the electrons would be e tau by m, right? So what happens is this tau is called the mean free time. Yeah, it's basically the average time, yeah, mean time between collisions. So what we assume is that कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेट करता है, फिर कोलिजन्स होता है, पॉजिटिव आयंस वगैरह है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होता है, एंड देन ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आफ्टर एवरी कोलिजन इज 0. ये अपन अज्यूम करते हैं. इट्स अ बेसिक मॉडल, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स, कम्स टू रेस्ट, देन अगेन एक्सेलरेट्स, कम्स टू रेस्ट, इस तरीके से, ठीक है. सो ऑन एन एवरेज उसका वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग in time tau, the velocity is going to be e tau by m. तो इसी को हम drift speed बोलते हैं. Alright, so this is what we are going to remember. This is my expression for drift speed. Okay. So let's find the relation between current density and electric field. तो current density जो था वो क्या था? NEV था, NEVD, right? तो ये बन जाएगा, VD को मैं लिख सकता हूँ e tau by m. तो ये बन जाएगा NE square tau by m times E, right? So you can see that the current density is proportional to electric field. इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे in a wire, उतना ज्यादा करंट डेंसिटी बढ़ेगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है. So this relation is called the microscopic form of Ohm's law. Microscopic form of Ohm's law. एंड इस पूरे एक्सप्रेशन को सिग्मा का लेबल दिया जाता है. इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द वायर, ठीक है. सो NE square tau by m, n is the number of electrons per unit volume, m is the mass of electron, E is the charge of electron, and tau क्या है? It is the mean free time, the average time between collisions, ठीक है. ऑलराइट, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं वेक्टर भी लगा सकता हूं यहां पर, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, एंड बट करंट डेंसिटी इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी. सो करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, ठीक है. तो सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. तो कॉपर वायर के लिए अलग होगा, कोई और एलिमेंट वाले वायर के लिए अलग होगा, इस तरीके से. ऑलराइट, सो दिस J is equal to sigma is called the microscopic form of Ohm's law. देख लो. So we saw the microscopic form of Ohm's law tells us कि जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा करंट डेंसिटी प्रोड्यूस होगा एक वायर में. तो मतलब करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ लेट्स लुक एट द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ Ohm's law, which is the more popular form, जो 9-10 स्टैंडर्ड स्कूल में भी पढ़ते हैं. लेट्स सी कि मेरे पास एक वायर है, करंट ट्रैवल कर रहा है. तो अगर इसका एरिया A है तो करंट कितना हो जाएगा? करंट डेंसिटी इनटू एरिया, राइट. सो आई कैन से दिस वुड बी इक्वल टू सिग्मा E A, राइट. अब अगर मैं इस वायर के लेंथ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा, राइट. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द लेंथ इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस. So electric field into length is a potential difference across the wire between the two ends of the wire, correct? And therefore I can say that the potential difference E into L is equal to, this is called the resistance of the wire, V equal to IR. R is the resistance of the wire. तो ये बहुत कॉमन फॉर्म है Ohm's law का. Alright, so resistance क्या है? L by sigma A. We can also write it as rho L by A, where we define another quantity rho, resistivity है,
इज नोन एज रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट 1/सिग्मा। ऑलराइट, सो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वांटिटीज है जिनका अपने को पता होना चाहिए व्हाट दे मीन। तो सिग्मा इज कंडक्टिविटी, उसका रेसिप्रोकल इज रेजिस्टिविटी। ऑलराइट, सो रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए। So these two formulae are very important. Resistance depends not just on the material but also on the length and the cross sectional area. ठीक है, resistivity, conductivity, they only depend on the material. And potential difference across the wire is equal to IR. यहाँ पर एक और चीज है कि electric field goes from higher potential to lower potential. We know this from the chapter of electrostatics. And therefore अगर मेरे पास current density left to right है तो electric field भी left to right है because I know they are parallel. And therefore, अगर ये point 1 बोलो और ये point 2 बोलो, potential 1 will be greater than 2, right? Because electric field goes from higher potential to lower potential. So that also implies कि current is also flowing from higher potential to lower potential. So current flows from higher potential to lower potential inside a resistance. In a resistor, इसको resistor बोलते हैं. You can call it a resistor because it has some resistance. So inside a resistance, the current flows from higher potential to lower potential. तो अगर मेरे पास circuit, जब circuit diagram बनाते हैं तो resistance is represented by this. So अगर ये point 1 है, ये point 2 है, and current is flowing this way. So I can say that V, the potential difference, कौन सा potential ज़्यादा होगा? 1 ज़्यादा होगा, right? So potential difference का magnitude I can write as V1 minus V2 should be equal to IR. This is basically Ohm's law. ठीक है, V is a potential difference, तो V1 minus V2 देख लो। Let's talk about units. तो रेजिस्टेंस का यूनिट्स ओम्स होता है। रेजिस्टिविटी का क्या होगा? रेजिस्टिविटी, सी माय रेजिस्टेंस वाज रो एल बाय ए, सो रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। सो इसका यूनिट क्या होगा? रेजिस्टेंस इनटू मीटर, राइट? सो ओम मीटर, ऑलराइट, एंड कंडक्टिविटी वुड बी 1 over ohm meter. Okay, so basic units से पता होना चाहिए, देख लो। Let's look at a question from J 2023. तो मेरे पास एक क्यूबॉइड टाइप है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर लेंथ। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फेसेस का मतलब है नॉट स्क्वायर, दैट इज व्हाट NTA meant। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, दे आर रेफरिंग टू द अदर रेक्टेंगुलर सरफेसेस, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर सरफेस देख रहा हूँ मैं, तो अगर करंट जैसे सपोज ऐसे करंट जा रहा है फ्रॉम बेस टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सो व्हेन वी राइट रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, एल इज द लेंथ दैट द करंट ट्रेवल्स। तो L is the length that the current travels. So between the opposing faces, the length that the current will travel is 1 centimeter, मतलब 10 raised to minus 2 meters. And the area is the cross sectional area, मतलब perpendicular to the current. तो ये एरिया बन जाएगा, वो एरिया कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर। सब मीटर्स में कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट्स में करना है मुझे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 10 raised to minus 2, कट गया, तो 3 into 10 power minus 7, so 3। ओके, सिंपल है, देख लो। Let's look at a question that came in J 2024. The two wires A and B made up of the same material have the same mass. So मेरे पास एक दो wires है and they are made of the same material, मतलब उनका resistivity भी same है and density भी same है, ठीक है। ये wire A, ये wire B। wire A का radius 2 millimeter है and wire B has a radius of 4 millimeter, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ B is 2 ohms, तो रेजिस्टेंस ऑफ A कितना होगा? तो सबसे पहले तो मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बिकॉज डेंसिटी सेम है दोनों का। तो अगर दोनों का मास सेम मतलब दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, इसका मतलब कि अगर वॉल्यूम सेम है और इसका रेडियस डबल है, तो अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A0 है तो इसका 4A0 हो जाएगा, राइट। तो अगर इसका लेंथ L है तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए? B का लेंथ कितना होना चाहिए? L by 4, बिकॉज वॉल्यूम सेम रखना मुझे, 4A0 into L by 4, A0 into L। ये 4A समझ में आया ना, बिकॉज एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, पाई आर स्क्वायर्ड, ठीक है। तो B का रेडियस डबल है कंपेयर टू A, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 टाइम्स, तो लेंथ 1/4 हो गया, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी अब मैं लिख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ B इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ विच इज L by 4 डिवाइडेड बाय 4A0, तो ये बन जाएगा रो L by 16A0,
correct? And resistance of A will be resistivity into length divided by A naught, right? So basically it is 16 times resistance of B, because resistance of B is rho L by 16 A naught. तो ये कितना बन जाएगा 32. देख लो. Let's talk about resistances in series and parallel. तो अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, let's say R1 and R2, ठीक है, राइट, एंड सपोज मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, let's say EMF E. तो सीरीज का मतलब क्या है कि दे मस्ट हैव द सेम करंट एंड वन एंड ऑफ वन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द अदर रेजिस्टेंस. तो R1 का राइट एंड इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एंड ऑफ R2 एंड देन दे विल हैव द सेम करंट गोइंग थ्रू देम. ठीक है, तो आई वांट टू रिप्लेस दीज टू बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस व्हिच विल ड्रॉ द सेम करंट थ्रू द बैटरी. सेम करंट आ जाएगा. ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल कितना ड्रॉप होता है, देखो वी नो ये V1 अगर ये V2 है, सो V1 माइनस V2 इज IR. ये ओम्स लॉ है, मुझे पता है. सो एज आई गो फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द पोटेंशियल विल ड्रॉप. कितना ड्रॉप होगा, IR1, करेक्ट. फिर अगेन कितना ड्रॉप होगा, IR2, राइट. So if I go from this end to this end, the potential is dropping by this much amount, decreasing. And if I go from this end to this end, I am going from higher to lower terminal of the battery, it will drop by EMF. EMF was the potential difference across the terminals, correct? But दोनों बराबर होने चाहिए, because ये दोनों 0.6 भी potential है, ये दोनों 0.6 भी potential है. So if I go along the upper branch and I calculate the decrease in potential, or if I go along the lower branch and calculate the decrease in potential, they must be equal. ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा करंट इज इक्वल टू E बाय R1 प्लस R2. एंड यहाँ पर मेरे पास करंट आ जाएगा E बाय R इक्वलेंट जस्ट बाय ओम्स लॉ. EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज इक्वल टू I इनटू R इक्वलेंट. कंपेयर करके मेरे पास आ जाएगा R इक्वलेंट इज R1 प्लस R2. तो ये हम याद रखेंगे. ठीक है, सो सीरीज में रेजिस्टेंसेस डायरेक्टली एड अप. एंड पैरेलल में व्हाट इज पैरेलल? पैरेलल का मतलब है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द रेजिस्टेंसेस आर सेम. दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. आई वांट टू रिप्लेस दिस सिस्टम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस व्हिच विल अगेन प्रोड्यूस द सेम करंट इन द बैटरी. ये जो करंट I है वही करंट ये रहेगा. now ये जो I है इट विल स्प्लिट. ये जो करंट जा रहा है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा. लेट्स कॉल इट I1 एंड I2. तो कैन आई से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. करंट को मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ E बाय R इक्विवेलेंट. I1 को क्या लग सकता हूँ, R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है E. तो ओम्स लॉ मुझे बोलता है कि करंट उसमें कितना हो जाएगा E बाय R1. एंड सिमिलरली I2 के अक्रॉस E बाय R2. तो मेरे पास आ गया 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. दिस इज माय पैरेलल फॉर्मूला. और आई कैन आल्सो से R इक्विवेलेंट इज R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. ओके, सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2023. The equivalent resistance between adjacent corners of a regular n-sided polygon of a uniform wire of resistance R would be what? तो जरा अच्छे से देखते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है. So I have a uniform wire of resistance R. मेरे पास ऐसे रेजिस्टेंस एक पूरा वायर है, लेट्स से उसका लेंथ L है, so उसका रेजिस्टेंस R है. ठीक है. Now this is bent and joined together, is bent and joined together in a form of a regular n-sided polygon. तो ऐसे कुछ बना दिया. ठीक है, मैंने अभी 6 साइड्स बनाया बट इट इज n साइडेड पॉलीगन. जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने 6 साइड्स बनाए. तो पूछा गया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एडजेसेंट कॉर्नर्स. सो आई कैन जस्ट ट्रीट दीस साइड्स एज इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. करेक्ट, राइट. हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस पूरे का लेंथ L है. सी आई नो रेजिस्टेंस इज रो L बाय A, राइट. यूनिफॉर्म मतलब रेजिस्टिविटी भी यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिफॉर्म, मतलब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो इसका मतलब अगर लेंथ L का रेजिस्टेंस R है तो इंडिविजुअल साइड का लेंथ कितना है, L बाय N. तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बाय N. ठीक है, हर एक ऐसा रेजिस्टेंस R बाय N हो जाएगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स कैलकुलेट. तो अगर मैं देखूं ये सारे n-1 रेजिस्टेंसेस दे आर इन सीरीज, तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n-1 टाइम्स द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस व्हिच इज R बाय N. Now let's call these terminals A and B. तो ये पूरे n-1 का एक एंड A पर है, दूसरा एंड B पर है. तो if I draw my equivalent circuit diagram,
ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है of the n-1 resistances, they are across A and B. What about this one resistor that is remaining? That is also across A and B. मतलब ये क्या बन गया? Parallel, right? So we'll just use our parallel formula. 1 by R equivalent is reciprocal of this n by R plus इसका reciprocal n over n-1 times R. ठीक है, तो n times n by R कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा n over n-1 n square over n-1 times R, and therefore R equivalent becomes n-1 over n square times R. ठीक है, तो इस तरीके से you can get it. It's a nice question. थोड़ा सा अपने को carefully करना है. Each side is R by n. All right, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2024. तो अब ये दिखने में थोड़ा सा complicated है कि मेरे पास बहुत सारे resistances है and A and B terminals के across I want to find the equivalent resistance. ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑलवेज लुक एट, डरना नहीं है, जस्ट फर्स्ट स्टेप इज टू लुक एट आर देयर एनी रेजिस्टेंसेस दैट कैन बी कंबाइंड इन सीरीज और इन पैरेलल. तो यहाँ पे कैन यू सी कि ये 10 and 5 आर इन सीरीज, 7 and 8 आर इन सीरीज, 11 and 4 आर इन सीरीज, राइट. सो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये 6 ohms, फिर इसके अक्रॉस एक क्या बन जाएगा 15 ohm, 10 plus 15, राइट. फिर 7 plus 8 अगेन 15. ठीक है, तो ये पॉइंट अगर मैं इसको x बोलूं तो ये भी x बन गया, मतलब ये x है बिटवीन 6 and 15 एंड देन दिस इज x एंड दिस इज आल्सो x, बिकॉज इसका अगर पोटेंशियल x है तो ये पूरा इक्वी पोटेंशियल वायर, तो इसका भी पोटेंशियल x बन जाएगा, राइट. सो इसके बाद 11 and 4 अगेन 15 एंड ये पॉइंट को अगर मैं कुछ y बोलूं तो ये भी y बन गया, राइट. तो ये मेरे पास y है एंड ये भी y है, ऑलराइट. एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पर एक 5 ohm कनेक्टेड है. सो 5 ohm इज कनेक्टेड टू टर्मिनल A. ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास है. सो दिस x एंड x आर कनेक्टेड एंड दिस y एंड y आर कनेक्टेड. तो अभी फिर भी अपने को सिंप्लीफाई करना बाकी है. सो हाउ डू वी सिंप्लीफाई? अल्टीमेटली आई हैव ओनली 4 पॉइंट्स A, X, Y एंड B. सो जिसके अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसको सबसे दूर रखता हूँ, बाकी 2 पॉइंट्स को बीच में रखता हूँ. ठीक है, सो इलेक्ट्रिकली आई हैव ओनली 4 पॉइंट्स. Both these points are electrically the same because potential same है, they're connected by an equipotential wire, and same for these 2 points. Okay, so A and X के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? 6 ohms. तो ड्रॉ करते हैं 6. फिर X और Y के बीच में कौन सा है? X और Y के बीच में एक ये 15 है, ये एक 15 है और ये एक 15 है, राइट. तो मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस आ गए, 15, 15 and 15. All 3 are 15 between X and Y, correct. And then Y and A के बीच में एक 5 ohms. All right, and that is how you redraw the circuit diagram, complicated looking circuit diagram, to an easy one. अब तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये 15, 15, 15 तीनों पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? 1 by 15 plus 1 by 15 plus 1 by 15 would be 1 by 5. तो 5 ohms बन गया. So I'll have 6 ohms, 5 ohms and 5 ohms. All right, तो ये बन जाएगा 16 ohms. That will be your equivalent resistance. Okay, so इस तरीके से तुमको करना है. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2021. मेरे पास ऐसे रेजिस्टेंसेस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस A and B. ऑलराइट, सो सीरीज पैरेलल क्या है अपने को देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो ये 5 ohm के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0, बिकॉज दिस इज एन इक्विपोटेंशियल वायर. सो 5 ohm को तो हम हटा ही सकते हैं. ठीक है, सो 2 ohms. सी दिस, ये जो टर्मिनल B है, ये पूरा जो लाइन है इट इज एट टर्मिनल B. सो दिस इज ऑल्सो एट टर्मिनल B. ऑलराइट, this is also at B, this is also at B, this is also at B. ठीक है, तो 5 ohm को तो मैंने हटा दिया. ऑलराइट, फिर 2 ohm is between 2 ohm is one end is connected to terminal B. तो 2 ohm को मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये पूरा लाइन B है, is the same as B, potential is same as B. ठीक है, this is 2 ohms. अब 3 ohm are in parallel, तो R equivalent कितना हो जाएगा? 3 by 2. 1 by 3 plus 1 by 3 is 2 by 3. उसका रेसिप्रोकल 3 by 2. तो यहाँ पे लगा देता हूँ 3 by 2 ohms. ठीक है, ये मेरा 2 ohm, ये कर दिया मैंने, इसको ऐसा कर दिया बिकॉज ये पॉइंट B है. एंड एक और 2 ohm है यहाँ पर. ठीक है, तो ये 2 ohm क्या है? अगेन इन पैरेलल. तो 2 ohm इन पैरेलल मतलब 1 ohm बन जाएगा. तो 1 ohm, 2 ohm
3/2, राइट। 2 ओम एंड 1 ओम क्या है, सीरीज, तो 2 + 1 3, so 3 ohm and 3/2. Now these two are in parallel, ठीक है। so R equivalent कितना हो जाएगा, 1/R equivalent would be 1/3 plus 2/3, so 1, so R equivalent is 1 ohm। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2020। तो मेरे पास ऐसे सर्किट है, अब मुझे करंट निकालना है कोई एक रेजिस्टर में, तो यहाँ पर इस 1 ओम में करंट पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 and 1 in parallel will become what, 1/2, करेक्ट। so 1/2 ohms and 2 ohms, 1/2 and 2 सीरीज, तो वो क्या बन जाएगा 2.5 ohms, राइट। अब ये 2.5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट, तो इसमें करंट कितना जाएगा इस 2.5 ओम्स में, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.5 ओम्स, राइट। 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ, सो 2/5 एम्पियर विल बी गोइंग थ्रू दिस 2.5 ओम्स। बट व्हाट वाज दिस 2.5 ओम्स, इट वाज दिस एंटायर सर्किट इज 2.5, सो यहाँ पे 2/5 एम्पियर जा रहा है, जो 2/5 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है वो इस ब्रांच में जा रहा है इन द ओरिजिनल सर्किट। नाउ इट्स गोइंग टू स्प्लिट, तो इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वली स्प्लिट होगा, ये करंट कितना आ जाएगा 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। इन जनरल अगर मेरे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ये जो करंट है इट स्प्लिट्स इन इनवर्स, मतलब ये I1 I2 बोलो, सो I1 by I2 would be R2 by R1. It splits in inverse ratio to the resistances. Why? Because the potential difference across both the resistances is same and current is V by R. V same है, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो current is inversely proportional to resistance, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस ऐसे होते हैं, लेट्स से 2 ओम एंड 4 ओम, एंड मेरे पास 6 एम्पियर जा रहा है, तो ऊपर कितना जाएगा 4 एम्पियर, नीचे कितना जाएगा 2 एम्पियर, करेक्ट। 4/2 is equal to is inverse ratio of 2/4, ऑलराइट। यहाँ पर तो इक्वल है तो we could just divide this by 2, alright। देख लो, let's look at a nice question that came in JEE 2020। मेरे पास ऐसे 4 रेजिस्टेंस है, बैटरी दिया हुआ, find the current in this wire BD, ठीक है। so सबसे पहले तो can you see कि B and D का potential same होगा, so 1 ohm and 4 ohm therefore will be in parallel because they will have the same potential difference because B and D have the same potential, right। so I can just redraw the circuit diagram as this, इस तरीके से इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, 1 ohm 4 ohm इज इन पैरेलल एंड 2 ohm 3 ohm इज आल्सो इन पैरेलल, ठीक है। तो कितना करंट फ्लो करता होगा वो कैलकुलेट करते हैं, तो कितना करंट फ्लो करता होगा, 1 and 4 आर इन पैरेलल, तो उसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 1 into 4 डिवाइड बाय 1 + 4, तो ये बन जाएगा 4/5 ohms, राइट। एंड ये बन जाएगा 2 into 3 डिवाइड बाय 3 + 2, तो 6/5 ohms, राइट। तो कितना करंट जाएगा थ्रू द बैटरी, टोटल रेजिस्टेंस अभी ये सीरीज में बन गया, कितना बन जाएगा 10/5 2 ohms, तो कितना करंट जाएगा 10 एम्पियर, राइट। सो 10 एम्पियर जाने वाला, ठीक है। सो इफ यू गो बैक टू द ओरिजिनल सर्किट 10 एम्पियर ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये 10 एम्पियर कैसे स्प्लिट करेगा, वी नो पैरेलल रेजिस्टेंसेस में इट विल स्प्लिट इन इनवर्स रेशियो टू द रेजिस्टेंस, तो 1:4, करेक्ट। तो 1 + 4 5 पार्ट्स हो गए, तो ईच पार्ट इज 2, सो 4:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसमें क्या बोला मैंने, 1 + 4 5 पार्ट्स, 10 एम्पियर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 4 पार्ट्स ऑफ दैट इज गोइंग टू गो इनटू 1 ohm, मतलब 8 एम्पियर इधर जाएगा, 2 एम्पियर इधर जाएगा, राइट, ठीक है। एंड 10 एम्पियर विल अगेन स्प्लिट, यहां से भी 10 एम्पियर निकल रहा है, तो ये दोनों भी पैरेलल में, तो उसमें भी इनवर्स रेशियो में होगा। वंस अगेन 3 + 2 इज 5 पार्ट्स, सो उसमें से 3 पार्ट्स विल गो हियर, 10 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब ईच पार्ट इज 2 एम्पियर, तो 3 पार्ट्स मतलब 6 एम्पियर विल गो थ्रू 2 ohm एंड बचा 4 एम्पियर यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया। अब मुझे करंट इन बीडी निकालना है। सो करंट इन बीडी में डायरेक्टली नहीं निकाल सकता बिकॉज इट्स अ वायर, जो मेरा ओम्स लॉ है दैट इज फॉर अ रेजिस्टेंस, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आईआर इज ओनली फॉर अ रेजिस्टेंस, तो ये जो वायर है एक इक्विपोटेंशियल रेजिस्टेंस लेस वायर है, जीरो रेजिस्टेंस है। सो जीरो रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ विल गिव यू एन आइडेंटिटी
क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, बट करंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? जस्ट लुक एट बेसिक कि यहां से 8 एम्पियर आ रहा है और यहां से 6 एम्पियर निकला, तो बचा 2 एम्पियर तो इधर जाता होगा ना, राइट, सिंपल। 8 एम्पियर इधर से आ रहा है, उसमें से 6 एम्पियर आगे चला गया तो बचा 2 एम्पियर नीचे चला जाएगा, सो माय आंसर वुड बी 2 एम्पियर। ओके, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023, जहां पे मेरे पास ऐसे 4 रेजिस्टेंसेस है और पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीस 2 पॉइंट्स A B, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो 2 and 4 आर इन सीरीज, 4 and 2 आर इन सीरीज, तो इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 6 and 6, करेक्ट, 6 ohms, 6 ohm, they will be in parallel with this battery। तो दोनों ब्रांचेस में कितना करंट जाएगा? 9/6, 1.5 एम्पियर, राइट, दोनों में, है कि नहीं? ऑलराइट, सो ऐसे इफ आई गो बैक टू माय ओरिजिनल सर्किट, तो ऊपर से 1.4 जा रहा है, नीचे से भी 1.5 जा रहा है, सो 1.5 एम्पियर एंड ऐसे 1.5 एम्पियर आ रहा है। अब मुझे निकालना पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी का डिफरेंस। तो सपोज मैं इस पॉइंट को जनरली अब बैटरी के लोअर टर्मिनल को 0 सेट कर देते पोटेंशियल, क्योंकि वो मेरा चॉइस है, कहीं भी आई कैन सेट 0 पोटेंशियल इन द सर्किट, इट्स अ कन्वीनियंट चॉइस, राइट। सो इफ आई लुक एट Ohm's law across this 4 ohms, can I say current is flowing from A to this 0 point, right? So VA minus 0 should be IR 1.5 into 4, ये मेरा Ohm's law है ना। तो potential difference across the resistance is IR, potential difference मतलब across the resistance मतलब higher potential minus lower potential, current is flowing from higher to lower, ठीक है। तो VA का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 6 volts। सिमिलरली B से 0 जाऊंगा, so VB minus 0 should be equal to IR 1.5 into 2, तो 3 volt, तो डिफरेंस कितना हो गया? 3 volts। ऑलराइट, देख लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी कॉमन सर्किट व्हिच इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मेरे पास ऐसे 5 रेजिस्टेंसेस है, यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, R1, R2, R3, R4 and R5। ऑलराइट, सो इट टर्न्स आउट कि इफ R1 by R2 is equal to R3 by R4, इनका रेशियो is equal to इनका रेशियो, then it turns out कि the current in R5 is 0। इसका मतलब ये potential difference across R5 is 0, ठीक है। तो this condition is known as a balanced Wheatstone bridge, उसको मैं शॉर्ट में WB लिख रहा हूँ, राइट। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में जो बीच वाला रेजिस्टेंस है R5, उसमें करंट 0 हो जाता है, मतलब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। सो बेसिकली यू कैन जस्ट रिमूव इट, देयर इज नो करंट इन इट, सो आई कैन जस्ट रिड्यूस माय सर्किट टू अ वेरी सिंपल सर्किट व्हिच इज ऑल सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। R1 R3 सीरीज, R2 R4 सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल। तो इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू टू फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी, current in the upper branch, whatever. It's very simple, just series parallel. We have reduced it to our usual series parallel. Okay, so हमेशा ऐसे 5 रेजिस्टेंसेस दिखेंगे तो जनरली वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन होता है, यहाँ पे रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो R5 में करंट 0 हो जाएगा। ऑलराइट, एंड दिस अप्लाइज टू कैपेसिटर्स आल्सो। ये मतलब कैपेसिटर में जनरली नहीं पूछता, कैपेसिटर में मेंस में, बट इट अप्लाइज टू कैपेसिटर आल्सो कि सेम थिंग कि इफ C1 by C2 is equal to C3 by C4, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, ठीक है, मतलब डेल्टा V अक्रॉस C5 इज 0 एंड देयरफॉर उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, यू कैन रिमूव इट, अगेन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ओके, देखो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, पूछा गया है एक अननोन रेजिस्टेंस है यहाँ पर, फाइंड X इफ B and D आर एट द सेम पोटेंशियल। ओके, तो ये बहुत सारे रेजिस्टेंस देख के डरना नहीं है। सबसे पहले लेट्स लुक एट वेदर देयर इज सम ऑब्वियस सीरीज ऑफ पैरेलल। तो यहाँ पर है, लुक एट दिस 12 and 12 इन पैरेलल, कितना हो जाएगा? 6 ohms हो जाएगा, राइट। तो उसको मैं हटा के 6 ohms कर देता हूँ। फिर 12 and 12 कितना हो जाएगा सीरीज में? 24 and 24 इन पैरेलल कितना बन जाएगा? 12 ohm बन जाएगा, राइट। ठीक है, फिर 1 and 1 in parallel will become half, all right, तो ये बच गया मेरे पास, and x and 6 will become 6 plus x। now मुझे क्या चाहिए? I want कि these 2 points should be at the same potential। तो it is exactly the balanced Wheatstone bridge condition
कि मेरे पास ऐसे अगर 1 2 3 4 एंड अगर एक फिफ्थ रेजिस्टेंस होता बी और डी के बीच में, इट वुड बी अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, राइट? इट डजंट मैटर यहाँ पे रेजिस्टेंस है कि नहीं है, बिकॉज वैसे भी उसमें करंट नहीं फ्लो करता है. Alright, so if B and D have to be at the same potential, then R1 by R2, so 12 divided by x plus 6, R1 by R2, इसका combination है x plus 6, should be equal to R3 by R4, half by half. मतलब 12 should be equal to x plus 6, x का value 6 ohms. Alright, so ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आते हैं JEE मेंस के क्वेश्चन में, तो जनरली इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सीरीज पैरेलल थोड़ा पहले देखना है, और अगर कुछ नहीं होगा तो पक्का व्हीटस्टोन होगा. ओके, देख लो. Let's look at question that came in JEE 2023. तो मेरे पास ऐसे 6 रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, एंड मुझे निकालना है R इक्विवेलेंट बिटवीन A and B. ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं ये 5 रेजिस्टेंस को देखूं, ये 16 ओम को छोड़ दो, बाकी 5 को देखूं, तो अगर मैं इसको जस्ट रीड्रॉ कर सकता हूं, देखो ये 4 ओम, let's say this is x and this is y, so this is x and this is y. देखो सही बनाया मैंने, a और x के बीच में कितना 4 ओम्स है, x और b के बीच में 4 ओम्स, x और y के बीच में 4 ओम्स, a और y के बीच में 4 ओम्स, y और b के बीच में 4 ओम्स, and then of course I have a 16 ohm in parallel with this entire combination, right? Now this combination, can you see it's a Wheatstone bridge because 4 by 4 is equal to 4 by 4, so I can just remove this. अब हो गया मेरा काम, सीरीज पैरेलल, ठीक है. तो 4 and 4 सीरीज में, 8 4 and 4 सीरीज में, 8 and 8 in parallel, 4 मेरा 16 में ना, तो पूरा कर लेता हूँ. 1 by R equivalent should be equal to, ये तीनों 8 8 8 and 16 are in parallel, so 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 16, तो ये बन जाएगा 2 plus 2 plus 1 by 16, तो ये बन जाएगा 5 by 16, so R equivalent would be 16 by 5 ohms. ठीक है, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2021. तो मेरे पास ऐसे 5 रेजिस्टेंसेस हैं, सारे इक्वल हैं, and I want to calculate the equivalent resistance across A and B. ठीक है, तो अगर मैं इसको X बोलूँ और इसको कुछ Y बोल दूँ, and if I just redraw my circuit इस तरीके से, तो A और X के बीच में रेजिस्टेंस क्या है? R. A और Y के बीच में रेजिस्टेंस क्या है? R. X और Y के बीच में क्या रेजिस्टेंस है? R. X और B के बीच में क्या है? ये वाला R. एंड B और Y के बीच में क्या है? ये वाला R. राइट? तो ये क्या बन गया? व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग सर्किट जनरली ऐसे व्हीटस्टोन या कुछ तो सिमेट्री रहता है. तो हो गया, इसको तो हटा सकता हूँ बीच वाले रेजिस्टेंस को. तो R 2R, R 2R, 2R 2R इन पैरेलल R. आंसर इज R. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2024, जहां पे अपने को थोड़ा सा सिमेट्री का यूज करना पड़ेगा. So all resistances are equal to R and A और B के क्रॉस मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे because the circuit looks entirely the same if you look at it from left hand side और right hand side. लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो भी सर्किट सेम दिख रहा है जैसे राइट हैंड साइड से दिख रहा है, करेक्ट. तो दिस इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट सिमेट्री. इनपुट एंड आउटपुट दोनों से सेम दिख रहा है. तो इस केस में क्या होता है कि जो करंट इस ब्रांच में जा रहा है, ये रेजिस्टेंस, वी कैन एक्सपेक्ट बाय सिमेट्री कि वही करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा. जो करंट इस रेजिस्टेंस में जा रहा है वही करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा. तो मतलब ये वाले रेजिस्टेंस में कुछ करंट रहेगा ही नहीं, राइट? बिकॉज जितना करंट अगर यहाँ पे 1 एम्पियर जा रहा है, वो पूरा 1 एम्पियर यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे तो करंट बचेगा ही नहीं जाने को, तो ये हटा देता हूँ मैं. सिमिलरली यहाँ पे अगर 1 एम्पियर जा रहा है और यहाँ पे वापस 1 एम्पियर जा रहा है, the current is flowing directly, there is no current going in this middle branch. बस हो गया. So we've removed those. So this is what is known as solving a question by symmetry. तो हो गया, अब तो सीरीज पैरेलल बन गया मुझे. R R R R R and R 2R, R and R 2R, R and R 2R and 2R 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 in parallel. कितना बन जाएगा? 1 by 2R plus 1 by 2R plus 1 by 2R 3 by 2R, उसका रेसिप्रोकल 2R by 3. तो फाइनली मेरे पास बचेगा ये R, फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन 2R by 3 हमने देख लिया, एंड एक और R. ठीक है, तो ये तीनों तो सीरीज में. ऑलराइट, तो कितना हो जाएगा? 2R plus 2R by 3 मतलब बन जाएगा 8R by 3. देख लो.
लेट्स लुक एट किरचॉफ्स जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या बोलता है कि मेरे पास एक कोई जंक्शन है, जंक्शन मतलब more to more than two resistors are meeting there, more than two wires are meeting there, three or more wires are meeting, ठीक है। सो लेट्स से कि इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। यहाँ पे पोटेंशियल कुछ V1 बोलता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल V2, यहाँ पे पोटेंशियल V3। सो दिस इज पार्ट ऑफ सम बिगर सर्किट, कुछ बैटरीज कुछ होंगे, ठीक है। आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट X, ठीक है। आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट X। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई कैन डू इज, सी अगर मेरे पास, अगर सपोज यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 3 एम्पियर निकलेगा, करेक्ट। इफ आई टेक करंट टुवर्ड्स द जंक्शन एज पॉजिटिव, मेरा चॉइस है, आई एम टेकिंग ऑल द करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन एज पॉजिटिव। तो अगर इसको मैं I1 बोलूँ, इसको I2 बोलूँ, इसको I3 बोलूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 इज 1 एम्पियर, I2 इज 2 एम्पियर, बट I3 को मैं क्या लिखूंगा, -3 एम्पियर, बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड दैट I1, I2, I3 आर ऑल गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, ठीक है। तो Kirchhoff's junction rule just states that I1 plus I2 plus I3 is 0. 1 plus 2 minus 3 is 0. Basically it just states that total current going towards the junction is 0. It is obviously it is obvious कि उसमें से at least एक current तो away from the junction होगा, ठीक है। बट हम लोग कन्वीनियंस के लिए जस्ट वी अज्यूम, जब अपने को पता नहीं होता है कि कौन सा करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट अज्यूम करो सारे करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, एंड टोटल सम कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो लेट्स डू दिस यहाँ पर। If I just assume all the currents going towards the junction, obviously one of them at least has to be going away, but वो मतलब mathematically that will come out to be negative, ठीक है। But for us we will just assume everything is going towards the junction. When current flows in a resistance, इसका मतलब it flows from higher potential to lower potential. So can I say, see I can write current as the potential difference divided by resistance. एक resistance में current मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो I1 plus I2 plus I3 is 0. So I1 को क्या लिख सकता हूँ, करंट इज गोइंग फ्रॉम V1 to X, so I'll write it as V1 minus X by R1 plus I2 को लिख सकता हूँ V2 minus X by R2 plus I3 को लिख सकता हूँ it's going from V3 to X, so V3 minus X by R3 is 0. तो यहाँ से तुमको X का वैल्यू निकल जाएगा, कुछ वैल्यूज दे देंगे V1, V2, V3, R1, R2, R3 का, तुमको X निकल जाएगा। They can also ask you current in any branch, so this is I1, this is I2, this is I3. Once you get X, you can get all three. Okay, एक क्वेश्चन देखते हैं, देख लो। Let's look at a question that came in J 2023. तो मेरे पास ऐसे तीन रेजिस्टेंसेस है 10, 20, 30 ohms, and तीनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल्स दिया हुआ 30 वोल्ट, 12 वोल्ट, 2 वोल्ट। मुझे निकालना फाइंड द करंट इन 20 ohms। तो यहाँ पे जंक्शन किधर है, दिस इज द जंक्शन, उसका पोटेंशियल कुछ x मान लेते हैं, तो पहले x कैलकुलेट करते हैं। सो आई विल अज्यूम ऑल द करंट्स आर गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, ठीक है। सो करंट इस 10 ohm ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, 30 minus x by 10, ऊपर वाले 20 ohm में कितना हो जाएगा, 12 minus x by 20, और इस 30 में 2 minus x by 30 should be 0, करेक्ट। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना बन जाएगा, 30 minus x plus 12 minus x by 2 plus 2 minus x by 3 is 0. तो 12 by 2 is 6, 30 plus 6, 36 plus 2 by 3 should be equal to x plus x by 2 plus x by 3. तो देखो कितना बन जाएगा, 3 into 36 is 108 plus 210 divided by 3 should be equal to, ये कितना बन जाएगा, 6 plus 3 9 plus 2 11, 11x by 6, देखो सही लिख रहा हूँ। ऑलराइट, तो x का वैल्यू देखो कितना आ गया मेरे पास, ये तो 10 बन जाएगा, ये 20 वोल्ट्स आ गया x का वैल्यू, ठीक है। सो अपने को अभी x का वैल्यू 20 वोल्ट आ गया, करंट कितना चाहिए, किसमें 20 ohms में चाहिए। तो हमने तो करंट माना था टुवर्ड्स x जा रहा है, बट ऑब्वियसली एटलीस्ट वन करंट हैज टू बी गोइंग अवे फ्रॉम x, राइट। सो नाउ दैट आई नो दैट दिस इज 20, आई नो दैट in this upper branch in the 20 ohm the current is actually going this way, because 20 is greater than 12 volts, so current will go from 20 volts to 12 volt, और वो करंट कितना हो जाएगा, 20 minus 12 divided by 20 ohm, तो मतलब 8 by 20, राइट, 4 by 10 मतलब 0.4 एम्पियर। ओके, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन J 2023। तो मेरे पास ऐसे दो सेल्स हैं, ऑलराइट, सो वी आर एनकाउंटरिंग अ क्वेश्चन विद टू सेल्स, 2 volts and 5 volts, एंड यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल भी नहीं दिख रहा है कोई रेजिस्टेंसेस का, ऑलराइट।
सो इस क्वेश्चन में वील हैव टू यूज जंक्शन रूल। तो सबसे पहले तो जंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, जंक्शन कहाँ पर है। एक तो ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, एक ये है, एक ये है, राइट। जंक्शन मतलब मोर देन टू वायर्स आर मीटिंग देयर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट वी डू इज कहीं ना कहीं वी सेट द पोटेंशियल ऑफ द लोअर टर्मिनल ऑफ अ सेल टू बी जीरो। अभी मेरे पास दो सेल से तो कहीं भी सेट कर सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया जीरो, मेरा चॉइस है, तो ये 2 वोल्ट बन जाएगा बिकॉज द डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ईएमएफ, राइट। सो ये जीरो सेट कर दिया मैंने, 2 वोल्ट, तो ये भी जीरो पोटेंशियल पर हो गया, इक्वल पोटेंशियल, ये भी 2 वोल्ट पर हो गया, ऑलराइट। तो दो जंक्शंस के वैल्यूज तो मुझे पता चल गए, पोटेंशियल्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल्स ऑफ द जंक्शंस। वंस आई डू दैट आई कैन गेट व्हाटएवर आई वांट, व्हाटएवर करंट आई वांट, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू सेट द पोटेंशियल एट द जंक्शंस, कैलकुलेट। तो ये 2 वोल्ट एंड 0 हो गया। अब ये दोनों चाहिए मुझे, तो अगर मैं इसका x बोलूं और इसका y बोलूं, ठीक है, तो अब मुझे नाउ आई विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। ऑलराइट, तो जंक्शन रूल लगाते हैं। यहां पर वैल्यू कितना होगा पोटेंशियल का, ये x है, व्हेन यू वंस यू क्रॉस दिस बैटरी, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 5 वोल्ट्स, राइट, ठीक है। तो लेट्स नाउ राइट द जंक्शन रूल। तो x पे करंट्स लिखता हूँ, एक करंट ऐसे, एक करंट ऐसे, एक करंट ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, 2 माइनस एक्स बाय 1, यहाँ पर 0 माइनस एक्स बाय 1, करेक्ट। एंड ये वाला करंट इज कमिंग फ्रॉम दिस। सी वी कैन राइट द करंट इन अ रेजिस्टर, डायरेक्ट बैटरी के थ्रू करंट निकलना नहीं आता अपने को, ओम्स लॉ इज ओनली फॉर रेजिस्टेंस। सो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा है वही इस बैटरी के थ्रू भी जाएगा, राइट। सो ये रेजिस्टेंस में कितना रहेगा, y माइनस इसका पोटेंशियल इज x प्लस 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम। दिस शुड बी 0, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, 2 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x प्लस y माइनस 5 शुड बी 0, ठीक है। तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3x, ऑलराइट, ओके। अब लिखते हैं जंक्शन यहाँ पर। तो यहाँ पे करंट किसके थ्रू आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एंड एक, अब मैंने इस तरीके से मान लूंगा मैं। सो इस y जंक्शन पे मैं यहाँ पे जस्ट फिर से बना देता हूँ y जंक्शन, ठीक है, ऐसा है। तो ये 2 ओम है, ये 2 वोल्ट है, दिस इज y एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 1 ओम, एंड ये कितना है, x प्लस 5, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो तीनों करंट अपन ऐड करके 0 कर देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस x प्लस 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 शुड बी 0, करेक्ट। तो कर लेते, ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 2 बाई 2 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2 मतलब 1 माइनस वाई plus x plus 5 minus y should be 0. So I'll have 1 plus 5 is 6, 6 plus x minus 2y. अब y का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 3 plus 3x, तो सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो कितना बन जाएगा, देखो 6 minus 6 तो 0 हो गया, तो बचेगा x minus 6x तो 0। तो x का वैल्यू एक्चुअली अपने पास कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। सो x का वैल्यू मेरे पास आ गया 0, हो सकता है जस्ट अ वैल्यू, जस्ट अ नंबर, ऑलराइट, ठीक है। तो अब मुझे निकालना क्या है, आई वांट टू फाइंड द करंट इन दिस सेल। तो करंट इन दिस सेल मस्ट बी कमिंग फ्रॉम दिस 1 ओम एंड फ्रॉम दिस 2 ओम्स, राइट। तो x का वैल्यू 0 है, तो इस 1 ओम के अक्रॉस तो करंट कुछ है ही नहीं बिकॉज ये 0 है, एंड y का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 3x, तो y का वैल्यू 3 वोल्ट्स है। तो 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम्स कितना हो जाएगा, 1.5 ampere. So 1.5 ampere must be going through this and then through this. So my answer would be 1.5 ampere. Alright, so it's a nice question where we had to use the junction rule twice. देख लो. Now let's come to the concept of electrical power. So कोई भी मेरे पास एक डिवाइस है जिसमें current I is flowing and उसके क्रॉस पोटेंशियल कुछ, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V है।
तो द पावर सप्लाइड बाय द डिवाइस, सपोज लेट मी जस्ट से कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, ऑलराइट। सो पावर सप्लाइड बाय द डिवाइस आई कैन से कि इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज दैट इज फ्लोइंग। करंट जा रहा है मतलब चार्ज जा रहा है, तो चार्ज पे जो वर्क हो रहा है दैट विल बी रेट ऑफ उसका रेट ऑफ वर्क डन वुड बी द पावर सप्लाइड। तो चार्ज पे क्या वर्क हो रहा है, चार्ज पे जो वर्क हो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई dq चार्ज अगर फ्लो कर रहा है दैट इज गॉन फ्रॉम V1 टू V2, तो चेंज कितना हुआ V2 माइनस V1, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम ये बन गया। सो मेरे पास dq by dt, तो मेरे पास करंट आ गया, ऑलराइट। Alright, so the power supplied by a device is V2 minus V1 times I. Potential difference into current. इसको VI भी लिख सकते हो, V is the potential difference. तो अगर सपोज मेरे पास बैटरी है, EMF E है, तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितना हो जाएगा? EI, right? Potential difference E है, करंट I जा रहा है, okay? What about resistance? ये V1 है, सपोज ये V2 है. So the power supplied by the resistance would be, अगर मैं लिखूं V2 minus V1 into I, see V1 is greater than V2 because current is flowing from V1 to V2. तो रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस पावर सप्लाई नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस में पावर लॉस हो रहा है बिकॉज पावर नेगेटिव आ रहा है, वर्क एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट इन द रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। सो वी विल से पावर डिसिपेटेड को मैं V1 माइनस V2 टाइम्स I लिखूंगा बिकॉज मुझे पता है पावर सप्लाइड कैलकुलेट करूंगा तो मुझे नेगेटिव आएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड विल गिव मी द पावर डिसिपेटेड, जो हीट लॉस हो रहा है, रेट ऑफ हीट लॉस्ट, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा V1 माइनस V2 को मैं लेट मी जस्ट राइट इट एज VI where V is the potential difference, and I can even use Ohm's law and write it as I squared R or also as V squared by R because V equal to IR, ठीक है। So power dissipated in a resistance is I squared R या फिर V squared by R. तो electrical power gets converted to heat. ओके देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। तो मेरे पास ऐसा सर्किट दिया गया है एंड रेशियो ऑफ द हीट डिसिपेटेड पर सेकंड इन 5 ohms एंड 10 ohms का वैल्यू पूछा गया। सो सबसे पहले तो ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा। नाउ आई नो आई कैन राइट पावर एज I स्क्वायर्ड R लिख सकता हूँ, V स्क्वायर्ड बाय R लिख सकता हूँ। यहाँ पे V स्क्वायर्ड बाय R लिखना बहुत यूजफुल होगा बिकॉज V दोनों के लिए सेम है, तो आई कैन डायरेक्टली से पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस for 5 and 10. So ये कितना बन जाएगा 2:1, simple. Okay, the rest of the circuit doesn't even matter. All right, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2021. तो मेरे पास एक रेजिस्टर है जिसके थ्रू 500 joules और जिसके थ्रू 1.5 एम्पियर जा रहा है and it produces 500 joules in 20 seconds. If instead of 1.5 ampere you send 3 ampere, find the energy dissipated in 20 seconds. तो जो heat developed है, this energy, उसको मैं पावर इनटू टाइम लिख सकता हूँ, पावर को I स्क्वायर R लिखूंगा। I स्क्वायर R इज यूजफुल बिकॉज I पता है मुझे, राइट। सो यहाँ पर क्या कर दिया, फ्रॉम दिस केस टू दिस केस करंट को डबल कर दिया, टाइम वही दिया हुआ है, रेजिस्टेंस सेम है, करंट को डबल कर दिया, तो हीट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा बिकॉज हीट इज प्रोपोर्शनल I स्क्वायर्ड हो गया, तो 4 टाइम्स ऑफ 500 मतलब 2000 joules इज द आंसर। ओके सिंपल, देख लो। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बल्ब्स। तो बल्ब में क्या होता है कि यू हैव इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवलिंग थ्रू द बल्ब एंड जो हीट प्रोड्यूस होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट, ठीक है। सो आई विल से दैट द पावर, द ब्राइटनेस, यू कैन से द ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू द पावर जनरेटेड बाय द बल्ब। सो पावर कितना हो जाएगा I स्क्वायर्ड R और यू कैन ऑल्सो से इट एज V स्क्वायर्ड बाय R। सो R मतलब यू ट्रीट बल्ब एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बल्ब को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है एंड अगर ये जनरली ऐसे सिंबल यूज करते हैं बल्ब के लिए या एक्चुअल बल्ब बना देंगे, तो जो भी करंट I जा रहा है इसका कुछ रेजिस्टेंस R होगा, तो कितना पावर जनरेट होगा I स्क्वायर्ड R, ठीक है। सो वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द रेटिंग ऑफ द बल्ब। तो जैसे कि अगर रेटिंग इज 220 वोल्ट्स 400 वोल्ट्स, इसका मतलब कि अगर इस बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट का लगाया तो इसका जो पावर जनरेटेड होगा दैट वुड बी 400 वोल्ट्स। सो इफ द बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है, then the power generated by the bulb would be 400 watts. So this basically gives you an idea of the resistance because
power I can write it as V squared by R, so resistance would be V square by the power. ठीक है, तो कभी भी रेटिंग दिया basically you can calculate the resistance using this. Alright, देखो. Let's talk about a question that came in J 2024. The electric bulb is rated 50 watts 200 volts. तो immediately इसका resistance मुझे मिल गया, कितना हो जाएगा V squared divided by the power. कितना हो जाएगा V squared मतलब 200 volts, उसका square divided by power is 50. ठीक है, अब पूछा गया है now it is connected across a 100 volt supply, तो कितना power होगा. So the power now when it is connected to 100 volt supply would be V squared by R. So 100 square divided by resistance, और resistance कितना है 200 square, ऊपर 50 आ जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो 12.5 वॉट्स. ठीक है, देख लो. Let's look at a nice question that came in J 2019. Two bulbs rated 25 watts 220 volts and 100 watts 220 volts are connected in series across a 220 volt supply. तो मेरे पास ऐसे दो bulbs हैं R1 R2 connected across a 220 volt supply. ठीक है, R1 R2 इनका रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. सो R1 वुड बी V squared divided by power and R2 would be V squared divided by power 100. तो कैन आई से R1 is 4R2, ये लिख सकता हूँ ना, 25 and 100 है ना. ठीक है, तो मेरे पास करंट कितना आ जाएगा. द करंट वुड बी 220 divided by 5R2, सीरीज में ना बल्ब्स, सो 220 by 5R2 हो गया. अब पावर निकालते हैं. सो पावर इन वन वुड बी आई स्क्वायर्ड आर यूज करता हूँ बिकॉज करंट मुझे पता है. सो आई स्क्वायर्ड मतलब 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 R2 स्क्वायर्ड इंटू R1 आई स्क्वायर्ड R. ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दिस. तो R1 को तो मैं 4R2 लिख सकता हूँ, तो ये एक R2 ये R2 कट गया, देखो क्या बचेगा 220 का स्क्वायर इंटू 4 डिवाइड बाई 25 इंटू R2. R2 क्या मेरे पास है, सो 220 स्क्वायर इंटू 100, तो 220 स्क्वायर कट गया, ये 416 वॉट आ गया. ऑलराइट, एंड सिमिलरली पावर इनटू वुड बी आई स्क्वायर R2. सो आई इज दिस 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25 R2 स्क्वायर इंटू R2, तो एक कट गया, एंड कितना हो जाएगा 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इंटू R2 इज 220 स्क्वायर इंटू 100, तो ये बन जाएगा 4 वॉट्स. तो 16 and 4. ऑलराइट, देख लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियल सेल. तो रियल सेल में क्या होता है कि मेरे पास जो सेल है EMF E का, उसके साथ उसमें एक इंटरनल खुद का रेजिस्टेंस भी होता है, जिसको हम स्मॉल r से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो बैटरी यू कैन जस्ट इमेजिन अ बैटरी टू बी टू टर्मिनल्स जिसमें जिनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स है. तो इलेक्ट्रोलाइट का भी खुद का रेजिस्टेंस एक्चुअली होता है, जो हमने जनरली नेग्लेक्ट किया अभी तक. ऑलराइट, सो अ बैटरी देन और अ सेल देन विल बी रिप्रेजेंटेड नॉट जस्ट बाय एन EMF बट आल्सो एन इंटरनल रेजिस्टेंस. सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव a cell of EMF, let's say 10 volt and internal resistance 1 ohms, ये internal resistance हो गया, is connected to 4 ohm external resistance, तो उसमें करंट कितना होगा. तो मेरे पास जो सेल है, this is my cell now, this entire thing is my cell now. Alright, so EMF is 10 volt 1 ohm and now you connect it to an external 4 ohms. So this internal resistance now becomes in series with the external resistance. So total resistance अभी 5 ohms हो गया, तो करंट कितना आ जाएगा 2 ampere, 10 volt divided by 5 ohms. Alright, सिंपल है. You just treat the internal resistance as in series with the EMF. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज पूछ सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज. So terminal voltage is the potential difference across the terminals. So it's not EMF anymore because यहाँ पे internal resistance भी है. ठीक है, so अगर जैसे यहाँ पर इसी एग्जांपल में बताओ A and B. So if I go from left to right, so VA plus EMF के अक्रॉस कितना वोल्ट कितना पोटेंशियल चेंज होगा, 10 वोल्ट चेंज होगा. फिर आई गो अक्रॉस द रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वी नो दैट इन द रेजिस्टेंस कितना ड्रॉप होता है IR. सो करंट इज 2 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, सो -2 शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट B. सो VB माइनस VA कितना हो गया 8 वोल्ट. सो दिस इज माई टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस.
ठीक है, EMF 10 वोल्ट है, बट द टर्मिनल वोल्टेज इज 8 volts because of this internal resistance also. Okay, देख लो. Let's talk about the maximum power transfer theorem. What does this say? कि मेरे पास एक सेल है, EMF E internal resistance R, and you connect it to an external resistance. Then ये जो external resistance अगर वो variable है, then उसमें power in R is maximum when this is equal to the internal resistance of the cell. इसको प्रूव करने का तरीका भी बहुत सिंपल है. करंट कितना हो जाएगा? EMF डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस R प्लस R, राइट? तो इसमें पावर कितना हो जाएगा? I स्क्वायर R. सो E स्क्वायर R डिवाइड बाय, इसको मैक्सिमाइज करो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल R. dP by dr 0 कर दो, you will get this. ठीक है, so we will remember this, that if the external resistance is a variable and if you want to find the maximum power in it, it will occur when the external resistance is equal to the internal resistance of the cell. ठीक है, देख लो. Let's look at question that came in J 2024. तो मेरे पास ऐसा एक सेल है जिसका EMF 3 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, कनेक्टेड इस तरीके से 4 ओम को. फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल. तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल है क्या? हाँ, यहाँ पर 4 and 4 are in parallel, so therefore they will become 2 ohms. So ये 3 वोल्ट, ये 1 ओम. तो कितना करंट फ्लो करेगा? 1 ओम एंड 2 ओम इन सीरीज, 3 डिवाइड बाय 3 ओम्स वुड बी 1 एम्पियर. तो अब मुझे टर्मिनल वोल्टेज निकालना है. So I have to go from one point to another across the cell. So potential at A, then I go across the resistance. Potential will drop how much? IR. So minus 1 into 1, I into R. Then I go across the cell. I'm going from lower to higher terminal. तो EMF मतलब तो potential बढ़ेगा कितने से? 3 वोल्ट से. Should be equal to potential at B. So potential at B minus potential at A कितना बन जाएगा? 2 volt. So that is your terminal voltage. देख लो. Let's look at cells in series. तो हमने resistance in series देखा, बट अभी cells in series देखते हैं. Cells in series मतलब कि मेरे पास EMF internal resistance, EMF E2 internal resistance R2. ठीक है. तो I want to replace this by a single cell. E equivalent R equivalent. ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इफ यू गो फ्रॉम A to B एंड सपोज करंट कुछ आए जा रहा है, इफ यू गो फ्रॉम A to B, पोटेंशियल एट A, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना चेंज होगा? प्लस E1. देन करंट R1 के थ्रू कितना पोटेंशियल चेंज होगा? माइनस IR1, बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन अगेन प्लस E2 माइनस IR2 शुड बी पोटेंशियल एट B. करेक्ट. सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, VB minus VA should be E1 plus E2 minus I times R1 plus R2. But I want the equivalent cell to produce the same potential drop, same terminal voltage होना चाहिए equivalent cell का. So यहाँ पर अगर मैं करंट आए जा रहा है तो I can say VA plus E equivalent minus IR equivalent should be VB. तो यहाँ से मेरे पास VB minus VA कितना आ जाएगा? E equivalent minus I R equivalent. Compare करो. So E equivalent is equal to E1 plus E2, simple, and R equivalent is our series formula that we already know. ठीक है, तो सीरीज में बहुत ही सिंपल है. E equivalent is E1 plus E2, R equivalent is R1 plus R2. बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर सपोज ऐसा 2 वोल्ट 1 ओम ऐसा एक सेल है, एंड देन आई हैव 1 वोल्ट 2 ओम. Now these are opposite polarity, so then you have to subtract. You have to choose one's direction as positive. So अगर इसका positive choose किया तो इसका negative choose करना पड़ेगा. So suppose I choose E1 is plus 2 volt, my choice. Then I have to choose E2 as minus 1 volt. ठीक है? So then E equivalent कितना हो जाएगा? 2 minus 1, 1 volt. But resistance में कोई sign का concept नहीं. Resistance तो direct add होंगे. R equivalent will still be 1 plus 2, 3 ohms. So my equivalent cell positive आया ना? तो मैंने इस सेंस में पॉजिटिव चूज किया था, तो ये अपना इक्विवेलेंट भी पॉजिटिव. सो 1 वोल्ट एंड 3 ओम, दिस विल बी योर इक्विवेलेंट सेल, इनका कॉम्बिनेशन. ओके, नेक्स्ट लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन J 2021. तो मेरे पास ऐसे 2 सेल्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 8 ओम दिया, नहीं हमें 6 वोल्ट एंड 4 वोल्ट दिया. तो ये x एंड y के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और ये ऑप्शंस दिए गए. सो यहाँ पर यू हैव टू बी
a little careful about the polarities. The polarities are in opposite direction of the cells. ठीक है, तो बस उतना ध्यान रखना. किसका ज़्यादा पोलैरिटी है? 6 वोल्ट का ज़्यादा है कंपेयर टू 4 वोल्ट, तो वो डोमिनेट करेगा. मतलब अल्टीमेट इक्विवेलेंट सेल इस तरीके से दिखेगा लाइक द 6 वोल्ट. तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 minus 4 बिकॉज ऑपोजिट है. और R इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे सीरीज में. 2 + 8 इज 10 वोल्ट. ठीक है, तो करंट 10 ohms. तो कितना करंट फ्लो करेगा? द करंट फ्लोइंग वुड बी 2/10 0.2 एम्पियर. करेक्ट. ऑलराइट, सो अभी करंट किस सेंस में फ्लो कर रहा है? ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब करंट ऐसे रहेगा. इन द ओरिजिनल सर्किट ऐसे रहेगा. तो अगर मैं ये सेल देखूं, दिस इज X and this is Y. Current is flowing in this manner, right? So let's write potential at Y. Just let's travel along the current. If you travel along the current in the direction of current, the potential will drop in the resistance. तो इसका resistance कितना है? 8 ohm. Current कितना है? 0.2. तो 0.2 into 8 कितना से drop करेगा? 1.6. Then you go from the higher terminal to the lower terminal of the cell. मतलब वो again potential यहाँ पे drop करेगा. कितना drop करेगा? EMF के बराबर 4 volts. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को कि potential is going to drop because I'm going from higher voltage to lower voltage. So -4 should be potential at X. So potential at Y minus potential at X is 5.6 volt. All right, देख लो. अब बात करते हैं cells in parallel. So parallel मतलब they must have the same potential difference across them. ठीक है, तो लेट्स से E1 R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, E2 EMF, R2 इंटरनल रेजिस्टेंस, and I want to replace this by an equivalent cell. ऑलराइट, तो इसका फॉर्मूला जो आता है, वी विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला. E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2, and R equivalent is the same as the parallel formula that we already know. ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला है E1 by R1 plus E2 by R2, और 3 सेल्स होंगे तो प्लस E3 by R3 और नीचे प्लस 1 by R3. सिंपल. ओके, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ऑपोजिट पोलैरिटी है तो यू हैव टू चेंज द साइन. तो सपोज ये 4 वोल्ट एंड 2 ओम है, एंड लेट्स से ये 2 वोल्ट एंड 2 ओम है. ठीक है, तो कोई भी सेंस एक पॉजिटिव अज्यूम करो. सो लेट्स से कि माय इक्विवेलेंट सेल इज इन दिस सेंस. अगर नेगेटिव आया ईएमएफ, मतलब इट विल बी इन द एक्चुअली इट विल बी इन द ऑपोजिट पोलैरिटी. ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट मतलब ये सेंस मैंने पॉजिटिव चूज कर लिया, तो ये पॉजिटिव होगा. सो 4/2, बट ये नेगेटिव है तो -2/2. ठीक है, E1 by R1 plus E2 by R2 में E2 is -2 volt divided by 1 by R1 plus 1 by R2. All right, whatever this comes out to be, and R equivalent will simply be 1/2 plus 1/2. Calculation तो कर लोगे. I'm just giving you an example. देख लो. Let's look at a question came in J 2023. तो मेरे पास दो सेल्स है, 12 वोल्ट EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm. सिमिलरली ये वाला सेल, they both are connected in parallel, and then उसके अक्रॉस एक 4 ohm कनेक्ट किया. फाइंड द करंट इन 4 ohm रेजिस्टेंस, ये पूछा गया. तो सबसे पहले I'll just combine this using our formula for cells in parallel. तो इसमें ऑपोजिट पोलैरिटी देखना. तो एक कोई डायरेक्शन में पॉजिटिव अज्यूम कर लेता हूँ, ये वाला. ठीक है, दैट इज माय चॉइस. E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ. इफ E इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी नेगेटिव तो मैं उसको उल्टा फाइनली बना दूंगा. ऑलराइट, तो लेट्स कैलकुलेट. E इक्विवेलेंट वुड बी 12/3 E1 by R1 minus 6/6 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. 1/3 plus 1/6. ठीक है, तो देखो ये कितना बन जाएगा. ये तो 4 - 1 3 एंड डिवाइडेड बाय 3/6, तो ये 6 वोल्ट बन जाएगा. करेक्ट, दिस विल बी 3/6, राइट. सो 6 वोल्ट हो गया. एंड R इक्विवेलेंट 1 by R इक्विवेलेंट इज ये 1 by R1 plus 1 by R2, यही चीज 3/6. तो R इक्विवेलेंट इज 2 ohms. तो मेरा फाइनली क्या पॉजिटिव आया ना, मतलब मैंने सेंस करेक्ट चूज किया. तो 6 वोल्ट and 2 ohms and connected to 4 ohms. 2 and 4 are in series, तो वो बन जाएगा 6 ohms. तो करंट कितना फ्लो करेगा? 6 वोल्ट by 6 ohms is 1 ampere. ऑलराइट, सिंपल है, देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन केम इन J 2019. तो मेरे पास ऐसे 3 सेल्स इन पैरेलल है और ऐसे 2 रेजिस्टेंसेस है. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and B. नो, यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया. अगर कुछ बोला नहीं गया इसका मतलब देयर इज नथिंग एल्स हियर.
सो इसका मतलब देयर इज नो करंट, देयर इज, यहाँ पे ओपन है तो वहाँ पे कुछ करंट फ्लो नहीं कर सकता, देयर इज नथिंग है, करंट ऑलवेज रिक्वायर्स अ लूप, कंप्लीट लूप टू फ्लो, ठीक है। तो मतलब इस 5 ओम में कुछ भी नहीं फ्लो कर रहा है, 10 ओम में भी कुछ भी नहीं फ्लो कर रहा है, तो उसको मैं हटा ही सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, सो आई कैन जस्ट कंबाइन दिस इनटू अ सिंगल सेल ऑफ E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। लेट्स कैलकुलेट दैट E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। सब सेम पोलैरिटी है, E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3, मतलब 1 by 1 plus 2 by 1 plus 3 by 1, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ, डिवाइडेड बाय 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है। तो 3 plus 2 5 plus 1 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 वोल्ट आ गया। सो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली 2 वोल्ट एंड कुछ R इक्विवेलेंट आ गया। Now again this is open circuit, there is nothing coming in from A, there is nothing going out from B or coming in from B, right? तो इसके अक्रॉस कोई करंट जीरो है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल सिंपली बी, इफ आई गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, VB माइनस IR इक्विवेलेंट इज जीरो बिकॉज I इज जीरो, तो इसके अक्रॉस प्लस 2 वोल्ट शुड बी VA, तो VB माइनस VA माइनस VB कितना हो जाएगा 2 वोल्ट्स, दैट इज योर आंसर, ठीक है। देख लो। Now let's talk about instruments that come in current electricity. तो मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, एमीटर एंड वोल्टमीटर, तीन मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं that are used to measure current voltage. So ammeter and galvanometer, they both measure current. तो suppose मेरे पास EMF है, ये कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पर एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा दिया। So the ammeter galvanometer will measure the current that is flowing in the circuit. So the ammeter or even galvanometer, यहाँ पे G भी हो सकता है, G will stand for galvanometer, that will measure the current. So it has to be placed in series with whatever जिसके थ्रू करंट जा रहा है उसके साथ सीरीज में प्लेस करना पड़ेगा अपने को इसको, so the current has to go through the ammeter, ठीक है। Now इनमें क्या फर्क है, बेसिकली galvanometer is generally tends to measure smaller currents, whereas ammeter का range of current जो ammeter measure कर सकता है that can be increased, that is generally on the larger side. तो कैसे अपन galvanometer को ammeter में convert करते हैं वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। For now you should just know that both of them measure current, all right. And voltmeter measures voltage, so you can connect a voltmeter. So voltmeter is connected in parallel, जिसके across voltage चाहिए, potential difference चाहिए, उसके across तुम voltage voltmeter connect करो in parallel, ठीक है। Now in reality they both have resistances, but ideal ammeter has resistance 0 and ideal voltmeter has resistance infinity. The reason is कि इसका resistance अगर 0 रहेगा तो it will not affect the rest of the circuit, it won't affect the current in the rest of the circuit, correct, which is what we want. and इसका अगर resistance infinity है तो इसके थ्रू कोई करंट जाएगा नहीं, तो जो ओरिजिनल सर्किट था जिसमें करंट जा रहा था उसी में जाएगा। इन रियलिटी ऑफ कोर्स इसका रेजिस्टेंस होगा तो थोड़ा सा करंट इसमें भी जाएगा तो चेंज हो जाएगा ओरिजिनल करंट, और इसके रेजिस्टेंस के कारण भी इन रियलिटी करंट जो ओरिजिनल सर्किट में था वो थोड़ा चेंज होगा, ऑलराइट। बट आइडियल बोला गया तो वोल्टमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा और एमीटर का रेजिस्टेंस को 0 मानना है, ऑलराइट। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। ऐसे मेरे पास 8 सेल्स है, 8 सेल्स है ऐसे, हर सेल का EMF 5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम्स है। एक आइडियल वोल्टमीटर एक सेल के क्रॉस कनेक्ट कर दिया है, रीडिंग पूछा गया है, ठीक है। द क्वेश्चन डिड नॉट ड्रॉ द इंटरनल रेजिस्टेंस बट इट्स ऑब्वियसली अज्यूम्ड, मतलब इट्स अंडरस्टूड कि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो आइडियल वोल्टमीटर है तो उसमें कोई करंट जाने नहीं वाला है, तो जो भी करंट है वो इस ब्रांच में ही फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये सारे 8 सेल्स आर इन सीरीज, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा वो E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा E इक्विवेलेंट 8 into 5 volts एंड R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 8 into 0.2 ohms, राइट। सो देयरफॉर करंट कितना फ्लो करेगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट 5 by 0.2, राइट, ओके, ये एम्पियर, ठीक है। अब मुझे एक सेल के अक्रॉस वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सो ये सेल जो है वो एक्चुअली क्या है, इट इज 5 volt and 0.2 ohms. Let's say this is A and this is B, right? So इसके अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वोल्टमीटर जो मेजर करेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद बी. पोटेंशियल एट बी, then I go across 0.2 ohms, so minus current into 0.2 ohms. Then I go from lower to higher terminal of the battery of the EMF, so plus 5 volt should be equal to VA, right? So VA minus VB, which is the potential difference, which is the reading of the voltmeter. Voltmeter क्या measure करता है? Potential difference measure करता है. ठीक है? तो कितना बन जाएगा? 5 minus IR. I is 5 by 0.2. 0. Alright, तो इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कितना होगा? 0. It's just a number. 0 is also a perfectly acceptable number. ठीक है? तो my answer would be 3. देख लो. Let's look at JEE 2023. तो मेरे पास एक सेल है, एक दो रेजिस्टेंस और एक वोल्टमीटर. वोल्टमीटर का रीडिंग 2 वोल्ट्स दिया हुआ है. So find the voltmeter resistance. So इसका मतलब ये आइडियल वोल्टमीटर नहीं है. I want to find the voltmeter resistance. तो सबसे पहले तो ये 2 वोल्ट्स है. ठीक है? सो इसका मतलब रीडिंग 2 वोल्ट है, मतलब ये दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 2 वोल्ट्स, राइट? तो अगर ये इस पॉइंट को अगर मैं 0 बोलूँ, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं 0 बोलूँ, 0 पोटेंशियल बोलूँ, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू लोअर टर्मिनल ऑफ द सेल, सो आई कैन सेट 0 एट एनी पॉइंट इन माय सर्किट. तो ये 3 वोल्ट बन जाएगा बिकॉज EMF 3 है. ठीक है, तो ये भी 3 वोल्ट बन गया. ऑलराइट, नाउ द वोल्टमीटर रीडिंग इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है, तो दिस इज 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट. इसको मैंने 0 सेलेक्ट कर दिया तो ये कितना? 2 वोल्ट बन जाएगा, राइट? 2 minus 0. ओके, तो इसमें करंट कितना जाएगा? द करंट हियर वुड बी 3 volt minus 2 volt, the potential drop divided by the resistance. So half an ampere is traveling here. ठीक है, एंड यहां पे कितना करंट जाता होगा? इसमें करंट जाएगा, लेट्स कॉल इट I1, 2 minus 0 divided by 5, मतलब 0.4 एम्पियर. दिस इज 0.5 एम्पियर. सो 0.5 एम्पियर यहां से आ रहा है, उसमें से 0.4 ऊपर चला गया, तो बचा वोल्टमीटर के थ्रू जाता होगा 0.1 एम्पियर, राइट? एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट है ना, वही जो रीडिंग है वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर है. सो कैन आई से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर शुड बी 0.1 करंट इनटू रेजिस्टेंस. अब अपने क्वेश्चन में वोल्टमीटर को एक रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करना है. ठीक है, सो 0.1 इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, जिसको मैं RV से रिप्रेजेंट करूं. सो RV वुड बी 2 by 0.1 व्हिच इज 20 ohms. ऑलराइट, देख लो. गैल्वेनोमीटर जो है, it has some resistance, let's call it RG. This is the resistance of the galvanometer. जैसे करंट फ्लो करेगा उसके थ्रू it will experience some resistance. Now galvanometer जो करंट मेजर करता है, it is proportional to the deflection of the deflection that is shown in the galvanometer. तो जितना ज्यादा करंट है उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, so यहाँ पर when we want to convert it into an ammeter, so ammeter is something that also measures current, but you can increase the range of the current measured by the ammeter. तो जो ammeter है, that will be constructed using a galvanometer by connecting a resistance in parallel. तो इसको बोलते हैं shunt resistance. जब भी क्वेश्चन में बोला गया कि अ रेजिस्टेंस इज शंटेड मतलब अटैच्ड इन पैरेलल. ठीक है, सो ये जो करंट है अब इट विल स्प्लिट इन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एज वेल एज द एक्सटर्नल शंट रेजिस्टेंस दैट वी हैव अटैच्ड, एंड दिस एंटायर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द एमीटर. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि जो एक्सटर्नल करंट है वो ऑब्वियसली जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है उससे ज्यादा होगा. सो बेसिकली व्हाट दैट मींस इज वी हैव इंक्रीज्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट दैट कैन बी मेजर्ड. पहले मैक्सिमम वैल्यू लेट्स से IG था, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर. इट्स आल्सो कॉल्ड द रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, रेंज वाला इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर. सो यहां पर IG था, but suppose I want to measure a current that is 100 times IG, तो galvanometer measure नहीं कर पाएगा. So what we do is we attach a resistance, and then then this entire thing is called the ammeter. And then what are we measuring now? We are measuring this I, which obviously is more than IG. अब कितना more than IG है वो देखते हैं.
सो अगर I में से IG इधर गया तो I माइनस IG इसमें चला जाएगा, करेक्ट? ये दोनों पैरेलल में है, सो कैन आई जस्ट इक्वेट द वोल्टेजेस अक्रॉस देम? सो करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू करंट माइनस करंट इन गैल्वेनोमीटर टाइम्स द शंट रेजिस्टेंस, ठीक है? सो देयरफॉर मेरे पास ये करंट का वैल्यू आ जाएगा. सो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फॉर एग्जांपल I want let's say कि the range of galvanometer, or let's say maximum value of the current that the galvanometer can measure is let's say 1 microampere. And मुझे चाहिए कि एमीटर का जो रेंज है उस मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू वो होना चाहिए 1 मिली एम्पियर. तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कितना शंट रेजिस्टेंस मुझे लगाना पड़ेगा, तो वो इस इक्वेशन से निकल जाएगा. सो IG is 1 microampere. The ammeter that I want to construct needs to measure 1 milliampere, ठीक है? तो अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं, तो यहां से मेरे पास शंट रेजिस्टेंस का रिक्वायर्ड वैल्यू निकल जाएगा. तो IG को 1 माइक्रोएम्पियर. तो यहाँ पे ऑफन वी कैन मेक द अप्रोक्सीमेशन दैट इफ द maximum value the galvanometer can measure is very small compared to the maximum value that ammeter can measure. Ammeter needs to measure 1000 times. ये एग्जांपल दे रहा हूँ. So ये इसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ compared to I. This is the maximum value that the ammeter needs to measure. तो ये बन जाएगा approximately. तो this will be, ठीक है? So जो भी galvanometer का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया जाएगा, शंट रेजिस्टेंस हैज टू बी 1000 टाइम्स लेसर देन दैट इन दिस एग्जांपल, ठीक है? कोई और एग्जांपल में कुछ और वैल्यूज देंगे, बट दिस इज द इक्वेशन दैट वी नीड टू यूज. ऑलराइट, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यू शुड बी एबल टू सी कि शंट रेजिस्टेंस लगाने से व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज वी आर इंश्योरिंग कि ये जो करंट एंटर कर रहा है पूरे एमीटर में दैट इज मोर देन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर. ओके, ऑलराइट. सो ये हुआ conversion of galvanometer to ammeter by attaching a shunt resistance. Now let's take a look at how to convert galvanometer into a voltmeter. देखते हैं. So in order to convert galvanometer into voltmeter मतलब something that measures the voltage across a device. So what I do is galvanometer के series में I attach an external resistance. ये मेरे पास RG है, ये R है, ठीक है? Now ये पूरा चीज वोल्टमीटर हो गया. मतलब इसके अक्रॉस अगर मैं कुछ डिवाइस कनेक्ट कर दूं, इसके अक्रॉस कुछ डिवाइस कनेक्ट कर दूं, ये मेरा वोल्टमीटर बन गया पूरा. तो दिस वोल्टमीटर विल मेजर द पोटेंशियल अक्रॉस दिस डिवाइस. वो कैसे मेजर करेगा? ये जो करंट है, व्हाट इज इफ यू हैव करंट I गोइंग थ्रू दिस, देन द वोल्टेज अक्रॉस दिस इज ऑब्वियसली इक्वल वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस. तो वो कितना हो जाएगा? करंट इनटू सीरीज में है, ठीक है? So the calibration is done in such a manner that because voltage is proportional to the current and the current in the galvanometer is proportional to the deflection, so the calibration is done in so that the voltage is proportional to the deflection. तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज रीडिंग मिल जाएगा तुमको, ठीक है? And that is how a voltmeter is constructed. So maximum value of voltage that this voltmeter can measure is when you can have the maximum current going through the galvanometer, जिसको मैं RG बोल रहा हूँ, ठीक है? So this is how you can select a resistance R so that you can adjust this maximum possible value of the voltmeter that you want to construct, ठीक है? अच्छा, अब इस पे किस तरीके से सवाल आते हैं वो देखते हैं. Let's look at a question that came in February 2024. The galvanometer has 50 ohm resistance and the maximum current through it is 5 milliampere. बोला गया it is to be converted to a voltmeter of 100 volts by connecting resistance in series of कितना value. तो simple है, मुझे पता है the maximum voltage that we can construct is the maximum current in the galvanometer into this is the galvanometer resistance plus the external series वाला resistance. तो देखो 100 volt galvanometer में कितना करंट हो सकता है मैक्सिमम? 5 मिलीएम्पियर. सो 5 into 10 power minus 3. रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer is 50 plus R, ठीक है? तो ये बन जाएगा 2 into 10 power 4 मतलब 20,000 should be 50 plus R. तो R का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 19,950 ohms. And that's an answer, very simple formula based. देख लो.
Let's look at another question. In an ammeter, 5% of the main current passes through the galvanometer. Resistance of galvanometer G दिया हुआ है. Find the resistance of the ammeter. So मेरे पास जो ammeter है वो कैसा है? galvanometer है and एक shunt resistance है. ठीक है? So 5% of the main current passes through galvanometer. So मतलब अगर ये suppose I है तो this will become 5% मतलब कितना? I by 20. तो ये बन जाएगा 19I by 20, right? So the shunt resistance, let's call the shunt resistance as some RS. ठीक है? So find the resistance of the ammeter. Resistance of the ammeter is मतलब पूरा combination का resistance. So 1 by resistance of the ammeter, उसको RA बोलता हूँ, is equal to 1 by G बोला हुआ है resistance of the galvanometer plus 1 by RS. RS का वैल्यू अगर निकल गया, मुझे G के टर्म्स में चाहिए, तो RA का भी वैल्यू निकल जाएगा इस फॉर्मूला से. ऑलराइट, तो सिंपल है, इसके अक्रॉस जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर दूंगा मैं. सो I by 20 into resistance of galvanometer G should be equal to 19I by 20 into resistance of the shunt. So shunt resistance is G by 19. तो ये बन जाएगा 19 by G. So resistance of the ammeter is G by 20 and that's your answer. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, देख लो. Let's look at a question. 200 microamperes produces deflection of 60 degrees in a galvanometer. So we know that deflection of the needle in a galvanometer is proportional to the current coming in. So कितना current will cause a deflection of pi by 10 radians? So simple है यार, just it's like unitary method. Pi by 3 के लिए, ये pi by 3 है ना, pi by 3 radians gets deflected by 200 microamperes. So pi by 3 is produced by 200 microamperes. So pi by 10 radian deflection will be produced by how much? This unitary method. So pi by 10 into 200 divided by pi by 3. तो ये बन जाएगा मेरे पास 60 माइक्रोएम्पियर. ठीक है, ये माइक्रोएम्पियर्स में था ना. ऑलराइट, देख लो. Let's look at a question that came in Jan 2024 shift. A galvanometer has resistance 10 ohms. It shows full scale deflection for 3 milliamperes. अब मुझे कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो मेजर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 एम्पियर्स. The value of the shunt should be what? तो ये मेरा galvanometer है, ये मेरा shunt है. So I need 8 ampere here, and I need, let me just label it this way, IG, and this is I minus IG. So equating the potential differences, मेरे पास आ जाएगा IG into resistance of galvanometer should be equal to I minus IG into the shunt resistance, which I want. अब current जो है, जो चाहिए मुझे 8 amperes है और ये 3 milliampere, तो इसको मैं neglect कर सकता हूँ compared to this. So I'll have shunt resistances IG, which is 3 milliampere, resistance of galvanometer is 10 ohms divided by the value of the current, which is 8 amperes, which I want. ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 into 10 power minus 2 divided by 8. Alright, इसको अगर मैं 30 into 10 power minus 3 कर दूँ, तो 30 by 8 is like 15 by 4, which will be 3.75. So हो जाएगा मेरे पास 3.75 into 10 power minus 3 ohms. Alright, देख लो. Let's look at a question जो जैन में आया था. Deflection in a galvanometer falls from 25 divisions to 5 divisions when 24 ohms is shunted to the galvanometer. Find the resistance of the galvanometer. तो what was happening is कि पहले मेरे पास एक galvanometer है, let's say current कुछ आ रहा है, let's call it IG. ठीक है, तो और let's call it I. चलो, तो कितना deflection बता रहा था? 25 divisions. Now the galvanometer is shunted, मतलब उसको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया. कितना रेजिस्टेंस लगा दिया? 24 ohms. तो अब जो 25 डिविजन्स पहले था, अब वो 5 डिविजन्स हो गया, मतलब जो पहले करंट आ जा रहा था वो अभी 1/5 हो गया. सो I by 5, तो यहाँ पर कितना रहता होगा? 4I by 5. नाउ आई जस्ट हैव टू इक्वेट द पोटेंशियल डिफरेंस. सो I by 5 into RG should be equal to 4I by 5 into the shunt resistance, and shunt resistance तो 24 दिया हुआ है. So galvanometer resistance comes out to be 96 ohms. ठीक है, देख लो. Let's talk about meter bridge. तो meter bridge क्या है कि मेरे पास एक रॉड है of uniform cross section and uniform resistivity, and मेरे पास एक known resistance है and एक unknown resistance है. उसको R and S respectively बोलो. R is known, S is unknown. Alright. तो we connect a galvanometer, and this is called a jockey, which is basically an electrical contact point that can just touch this rod. ठीक है, and then of course यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं. ठीक है, तो
अगर मुझे यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, सो व्हाट आई डू इज आई कीप मूविंग दिस जॉकी टिल आई गेट जीरो करंट. सो सपोज इसका लेंथ कुछ x है एंड दिस इज टोटल लेंथ l है. जनरली मीटर ब्रिज है, दिस इज 1 मीटर लेंथ जनरली, बट लेट्स जस्ट अज्यूम लेंथ इज l. ठीक है, पूरे रॉड का. तो इसका रेजिस्टेंस कुछ इतने पोर्शन का जहाँ पे कनेक्टेड है उतने पोर्शन का रेजिस्टेंस R1 है, बाकी के पोर्शन का रेजिस्टेंस R2 है सपोज. तो R1 व R2 वुड बी इक्वल टू x और l माइनस एक्स. व्हाई? बिकॉज रेजिस्टेंस इज रो l बाय a. रो रेजिस्टिविटी a क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए, दोनों पार्ट्स के लिए सेम है, बट लेंथ इज डिफरेंट एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. सो R1 बाय R2 वुड बी x ओवर l माइनस एक्स. ठीक है. नाउ ये मेरा एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ना, है कि नहीं? रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5. गैल्वेनोमीटर इज लाइक अ रेजिस्टेंस. ठीक है. एंड एक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया मेरे पास. एंड व्हेन इट इज बैलेंस्ड एट द नल पॉइंट, I can write R1 by R should be equal to R2 by S. Null point मतलब कि current in the galvanometer is 0. ठीक है. So you keep moving it till you get 0 current. तो मतलब the Wheatstone bridge has been balanced, and therefore the unknown resistance would be R2 by R1 into R. R is the known resistance, and R2 by R1 कितना हो जाएगा इस expression से? L minus x times R. तो इस तरीके से experimentally you can find this unknown resistance. देख लो. Let's look at a question that came in J 2024. A wire of length 10 centimeters and radius root 7 into 10 power minus 4 meters connected across the right gap of a meter bridge. मतलब क्या कि मेरे पास एक मीटर ब्रिज का रॉड है, and of course I have a jockey, and then I have the right gap and left gap. The right gap में क्या कनेक्ट कर दिया? एक वायर कनेक्ट कर दिया. ऐसे एक वायर कनेक्ट कर दिया. उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. एंड रेडियस कितना है? रूट 7 into 10 power minus 4. ठीक है. और ये क्रॉस सेक्शन का रेडियस. एंड देन एंड द 4.5 ohms इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप. ठीक है. तो लेफ्ट गैप में 4.5 ohms कनेक्ट कर दिया. एंड द बैलेंस लेंथ इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड. तो ये 60 सेंटीमीटर है, तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो पूछा है इस वायर का रेजिस्टिविटी कितना हो, ये पूछा गया. इसका रेजिस्टेंस पहले निकाल देते हैं. तो कहना है से 4.5 by 60, इसका रेजिस्टेंस तो प्रोपोर्शनल टू 60 सेंटीमीटर एंड प्रोपोर्शनल टू 40 सेंटीमीटर है ना रॉड का. सो 4.5 by 60 इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस कुछ अननोन s by 40. तो s का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा? 4.5 into 4 by 6 मतलब 2 by 3. ठीक है. तो ये बन जाएगा 3 ohms. सही लिख रहा हूँ? सो S का वैल्यू 3 ओम हो गया. अब इसका रेजिस्टिविटी निकालना है. सो 3 ओम को मुझे पता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ विच इज 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर डिवाइड बाय एरिया. एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर्ड. सो पाई इंटू 7 into 10 power minus 8. ठीक है. तो पाई को मैं अप्रोक्सीमेटली 22/7 लिख सकता हूँ. 7 कट गया. रो का वैल्यू आ जाएगा 66 और ये 10⁻⁻1 है ना, तो ऊपर 10⁻7 बन जाएगा. सो 66 into 10 power minus 7 ओम मीटर. ठीक है. सो माय आंसर वुड बी ऑलराइट. देख लो. Let's look at a question from J 2024. In a meter bridge, when resistance in the left gap is 2 ohms and unknown resistance on the right gap, balance length is 40 centimeters. मतलब कि मेरे पास एक लेफ्ट गैप में 2 ओम है एंड राइट गैप में कुछ अननोन रेजिस्टेंस है. ठीक है. तो बैलेंस लेंथ 40 सेंटीमीटर है. तो ये 60 बन जाएगा. सो लेट्स राइट डाउन S बोलता हूँ अननोन को. So 2 by 40 should be S by 60, right? So S should be, S का वैल्यू 3 ओम आ जाएगा. So unknown 3 ओम हो गया. अब क्या बोला गया कि on shunting the unknown resistance with 2 ohm. Shunt मतलब you attach in parallel. अब balance length कितना हो जाएगा? So when you attach in parallel, तो ये 2 ओम है, तो unknown resistance अभी parallel में 3 and 2 क्या बन जाएगा? 6 by 5, करेक्ट. तो अब बैलेंस लेंथ ये अगर x है तो l माइनस एक्स. तो क्या करूँ मैं? x by 2 शुड बी l माइनस एक्स डिवाइड बाय 6 by 5, राइट. l मतलब 100 सेंटीमीटर है.
कुछ बोला नहीं क्या, मतलब मीटर per is 100 centimeters. Okay, so I will have 3x by 2, sorry 3x by 2 नहीं, 6 by 5 इधर ले लेता हूँ. So x by 2 into 6 by 5 should be 100 minus x. So 3x by 5 should be 100 minus x. So ये बन जाएगा 100 is equal to 8x by 5. ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 500 by 8 मतलब 125 by 2 मतलब 62.5 सेंटीमीटर. ठीक है, सो कितना चेंज हुआ, पहले 40 था अभी 62.5, सो माय आंसर वुड बी 22.5. देखिए, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टेम्परेचर डज टू अ रेजिस्टेंस. जैसे रेजिस्टेंस में करंट जाता है, इट कैन गेट हीटेड अप and resistance actually increases with temperature due to the increased collisions that the electron suffers, that the current suffers as it travels through the heated resistor. तो resistance कैसे increase होता है, R naught into 1 plus alpha delta T. ठीक है, R naught is the original resistance into 1 plus alpha delta T. Delta T is the change in temperature and alpha is, you can call it the temperature coefficient. ठीक है, temperature coefficient of resistance. इसका unit क्या होगा, per degree Celsius. Right, because delta T is degree Celsius and of course ये पूरा dimension, पूरा unitless है. Okay, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2024. An electric toaster has a resistance of 60 ohms at a temperature of 27 degrees Celsius. The toaster is connected to 220 volts. Current increases to 2.75 amperes. इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले 27 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 60 था, बट अब कुछ और नया टेम्परेचर हो गया जो विच वी वांट टू फाइंड आउट. तो मतलब हीट अप हो गया है एंड जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो करंट भी ऑब्वियसली कुछ चेंज हो जाएगा. तो करंट फाइनली कितना, 2.75 एम्पीयर. तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 220 डिवाइड बाय 2.75 को मैं 11/4 लिख सकता हूँ. राइट, तो 1120 into 4 is 80 ohms. तो 60 का 80 बन गया फाइनल रेजिस्टेंस. सो कैन आई से 80 फाइनल इज इक्वल टू 60 इनिशियल into 1 plus alpha delta t. राइट, तो डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस 27 डिग्री सेल्सियस. ऑल राइट, तो ये बन जाएगा 80 by 60, 4 by 3 minus 1 मतलब 1 by 3 should be equal to 2 into 10 power minus 4 into t minus 27. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो कर लोगे यार, इसको नीचे ले लो तो तुमको t का वैल्यू 1694 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा. देख लो. लेट्स टॉक अबाउट RC सर्किट्स. सो RC सर्किट्स बेसिकली मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है. सबसे पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं. इसका मतलब क्या कि मैंने एक बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया. ठीक है, एंड इनिशियली लेट्स से कि कोई कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, एंड देन यू क्लोज द स्विच, तो कितना चार्ज आएगा, सब फंक्शन ऑफ टाइम. सो लेट्स से एट सम टाइम टी माय करंट इज आई, करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू डिपॉजिट हो जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स राइट द चेंज इन पोटेंशियल. तो ऐसे गो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसा गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. द चेंज इन पोटेंशियल इज EMF. ठीक है, देन करंट आए जा रहा है, as I go in the direction of current, the potential will drop, minus IR, and then I go across the capacitor. Capacitor के across जाऊंगा तो potential I'm going from positive to negative charge, मतलब potential is going to decrease. कितना होता है potential difference across the capacitor, Q by C. So minus Q by C, and then I'm back at the same point. So the change in potential will be zero. इसको loop law भी, Kirchhoff's loop law भी बोलते हैं. ठीक है, अब मैं Q को I को and I write it as dq by dt, तो मेरे पास आ जाएगा dq by dt into r should be equal to E minus q by c. r को मैं CE ऐसे लिख लेता हूँ. ठीक है, तो मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा और r से डिवाइड कर दिया. सो dq डिवाइड बाय CE माइनस q इज dt by RC. RC को टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, टाउ का सिंबल देते हैं, जस्ट अ नेम दैट वी शुड रिमेंबर. एंड देन वी इंटीग्रेट. सो यू विल इंटीग्रेट t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है, कोई जनरल टाइम t पे चार्ज q है, इसका क्या ln आ जाएगा. ठीक है, ln ऑफ c माइनस q विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज q का नेगेटिव कोएफिशिएंट है. इसे इंटीग्रल ln आ जाएगा. दिस यू शुड नो फ्रॉम बेसिक मैथ्स, बेसिक इंटीग्रेशन एंड मैथ्स. And then you can apply the limits and ultimately you can do that basic calculation on your own. You will get something like this. So what happens is
Q is equal to C into 1 minus e raised to minus t by RC, तो चार्ज इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली इस फॉर्म में, और इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो t इक्वल टू 0 पे तो चार्ज 0 है, एंड as t tends to infinity the charge tends to CE, because t tends to infinity में e raised to minus t by RC 0 बन जाएगा, so the charge keeps on increasing and ultimately it will reach the saturation value of CE, when that is when we say that the capacitor is completely charged. So this is called charging of capacitor, चार्ज बढ़ते जा रहे, ठीक है, RC को हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं. ऑलराइट, ये फॉर्मूला अपन याद रखेंगे, देख लो. नाउ लेट्स लुक एट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. सो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कोई सेल नहीं है, मेरे पास एक कैपेसिटर है एंड एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड देन यू क्लोज द स्विच. तो ओरिजिनली कुछ t इक्वल 0 पे कुछ चार्ज है, ठीक है, एंड देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, लेट्स से करंट ये I है, so this current is going to decrease the positive charge, so I'm going to write I as minus dq by dt because it's going to decrease the positive charge, ठीक है, कैपेसिटेंस से R है. So I'm going to write the equation. मैं क्या करूँ, I can see these are in parallel, right, so I can just equate the potential difference across them. इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, Q by C, ऐसा go from left to right because positive to negative charge, and इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, ऐसा go from left to right, IR. तो I've equated the drops, ठीक है, एंड I को मैं माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, सो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई आर सी, ऐसे आ जाएगा. सो माइनस डी क्यू बाई क्यू इज डी टी बाई आर सी, लिमिट्स फ्रॉम टी इक्वल टू 0 पे चार्ज इनिशियली क्यू है, कोई जनरल टाइम टी पे स्मॉल क्यू, सिंपल सा ln का इंटीग्रल आ जाएगा एंड यू विल गेट इट एज. तो एक्सपोनेंशियली चार्ज विल डिक्रीज. प्लॉट क्यू वर्सेस टाइम, इनिशियल कैपिटल क्यू एंड टाइम कांस्टेंट, वंस अगेन आरसी को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, एंड अल्टीमेटली टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे चार्ज विल बिकम 0. ऑलराइट, देख लो. लेट्स टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट. सो आरसी सर्किट्स में जनरली स्टेडी स्टेट पे क्वेश्चन पूछता है. सो स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, इसका मतलब द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स अ कांस्टेंट and therefore there is no current in the capacitor branch. इसका मतलब क्या कि अगर मैं एक सिंपल सा सर्किट लूं, ठीक है, ये 10 वोल्ट है, लेट्स से ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये लेट्स से 4 ओम्स है, ऑलराइट, एंड कैपेसिटर लेट्स से 2 माइक्रोफैराड है. तो सबसे पहले तो स्टेडी स्टेट की अगर मैं बात करूं, सो क्वेश्चन में दे कैन आस्क यू फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. अगर कुछ नहीं बोला गया देन वी हैव टू अज्यूम स्टेडी स्टेट, अदरवाइज दे विल टेल यू फाइंड द चार्ज एट सो एंड सो टाइम. टाइम बोला ही नहीं गया, मतलब वी हैव टू अज्यूम स्टेडी स्टेट. सो स्टेडी स्टेट में क्या है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर हैज बिकम अ कांस्टेंट एंड देयर इज नो करंट इन द कैपेसिटर ब्रांच. तो इसमें करंट है ही नहीं, तो करंट सिर्फ आउटर ब्रांच में है. तो 1 ओम एंड 4 ओम सीरीज में बन गए, तो कितना करंट जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 ओम व्हिच इज 2 एम्पियर, राइट. सो यहाँ पे 2 एम्पियर जाएगा, ठीक है. अब मुझे क्या पूछा गया, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. अब इस 1 ओम में तो कोई करंट जा नहीं रहा है बिकॉज ये कैपेसिटर ब्रांच है ना, उसमें करंट नहीं जा रहा है, तो उसको मैं हटा ही देता हूँ, वायर से रिप्लेस कर देता हूँ, राइट. अब कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज चाहिए, मतलब उसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. लुक एट व्हाट इट इज इन पैरेलल विद, इट्स इन पैरेलल विद दिस 4 ओम. तो 4 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 into 2 8 वोल्ट्स. तो वही 8 वोल्ट्स इसके अक्रॉस भी होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा 8 वोल्ट्स, एंड देयरफॉर उस पे चार्ज हो जाएगा 8 वोल्ट into 2 माइक्रोफैराड व्हिच इज 16 माइक्रो कूलम्स. ऑलराइट, सो इस तरीके से क्वेश्चन आता है. अपन और इसके एक आध और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. सो बेसिकली जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, सो इन द ब्रांच दैट कंटेन्स द कैपेसिटर देयर कैन बी नो करंट. करंट होगा तो चार्ज, सॉरी आई मेंट टू से देयर इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज कांस्टेंट. शायद मैंने गलती से पहले बोला देयर इज नो चार्ज, गलत बोला. चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज अ कांस्टेंट, सो देयर इज नो करंट इन द कैपेसिटर ब्रांच, ठीक है. अगर करंट होगा कैपेसिटर ब्रांच में तो चार्ज चेंज होगा, है ना. ऑलराइट, सो स्टेडी स्टेट में नो करंट इन द कैपेसिटर ब्रांच. देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2022. तो मेरे पास एक सेल है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर वाला ब्रांच है. तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर पूछा गया, कुछ बोला नहीं गया, मतलब व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी अज्यूम, स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट में देयर इज नो करंट इन द कैपेसिटर ब्रांच. तो ये रेजिस्टेंस को तो हटा ही देता हूँ, कुछ करंट है ही नहीं वहाँ पर.
ठीक है, तो करंट सिर्फ इसमें फ्लो करेगा, कितना करंट हो जाएगा वो 10 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 110, ठीक है, तो 1/11 एम्पियर मेरा 1/11 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस होगा, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 100 ओम इनटू करंट, ठीक है, एंड देयरफॉर माय चार्ज वुड बी कैपेसिटेंस इनटू द पोटेंशियल, सो 100 into 1/11 is the potential difference into the capacitor 1.1 microfarad, ठीक है, तो ये 10, so 10 microcoulomb will be the answer। देख लो, लेट्स लुक एट क्वेश्चन दैट केम इन जेईई 2024। मेरे पास ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग सर्किट है, दो कैपेसिटर है, दो रेजिस्टेंस है, एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, सो बेसिकली यू हैव टू ट्रीट इट एज अ रेजिस्टेंस ओनली, उसको हटा के अपन रेजिस्टेंस ही बना देते हो, ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी है, फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर टू दैट ऑन द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई करंट जाने नहीं वाला, तो करंट जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, नीचे नहीं जा सकता तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे नहीं जा सकता तो यहाँ पे चला जाएगा। So current is only going to go through the resistances, ठीक है। So these resistances can you see are in series, वही करंट जो 4 ओम में जा रहा है, फिर नीचे 2 ओम में आ रहा है, फिर 6 ओम में जा रहा है, so you have to recognize that these are in actually series। तो कितना बन जाएगा 12 ओम्स बन जाएगा, तो 6 वोल्ट डिवाइड बाय 12 ओम मतलब 0.5 एम्पियर करंट जाता होगा। अब पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे अगर मुझे चार्ज चाहिए तो आई नीड द पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसके अक्रॉस कौन से रेजिस्टेंस है 4 and 2 देयर इन सीरीज, 6 ओम्स रेजिस्टेंस है, तो the voltage across the 4 microfarad would be current into 4 plus 2 6 ohm resistance है 3 volt, so charge on the 4 microfarad would be 12 microcoulomb 4 into 3, and similarly the voltage across the 6 microfarad के पैरेलल में क्या है 2 ohm and 6 ohm 8 ohms है, so 8 into 0.5 4 volt, so charge on the 6 microfarad कितना हो जाएगा 6 into 4 24 microfarad, and therefore the ratio is half। देख लो, let's look at a question that came in JEE 2021। मेरे पास एक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला सर्किट दिख रहा है, बैटरी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, एंड स्विच को क्लोज कर दिया t equal to 0। फाइंड द टाइम फॉर द कैपेसिटर टू गेट चार्ज टू 50 वोल्ट्स। कैपेसिटर टू गेट चार्ज टू 50 वोल्ट्स का मतलब है उसमें चार्ज कितना आ जाएगा कैपेसिटर इनटू 50 वोल्ट्स, राइट। सो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास जो अपने को पता होना चाहिए, चार्ज इज इक्वल टू सी ई इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। सो चार्ज का वैल्यू को सी इंटू 50 लिखना है 50 सी, एंड ई एम एफ कितना दिया 100 वोल्ट, सो 100 सी सी कट जाएगा दोनों तरफ, 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। अब आर सी का वैल्यू कितना है 100 ओम इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मतलब 10 रेज टू माइनस 4, ठीक है, तो ये हाफ बन जाएगा, हाफ इज 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी डिवाइड बाई 10 रेज टू माइनस 4, तो हाफ इज इक्वल टू ई रेज टू ऊपर ले लेता हूँ 10 रेज टू 4 टी, तो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में ln2 is 0.69 which थोड़ा बहुत अपने को पता होना चाहिए वैसे भी, so 10 raised to 4 t should be equal to ln2 which is 0.69, so t would be 0.69 into 10 raised to minus 4 seconds। okay, simple direct formula based है, बस इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, देख लो। तो इस तरीके से मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, ऑल ऑफ द सेम टाइप, जो जेईई 2023 में आए थे, जेईई 2020 मेंस 2022 में भी आए थे, एंड प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं। आई हैव जस्ट चोजन फ्रॉम 2023 एंड 2022 टू शो यू एन एग्जांपल। लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट अ क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन देखो, जैसे एल्यूमिनियम वायर लेंथ स्ट्रेच बाय 0.4%, परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच। ये वाला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर इज डबल्ड, कितना परसेंटेज चेंज होगा रेजिस्टेंस में, और द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं who attempt this question and get it wrong। One is जो बिल्कुल नहीं सोचते हैं and they say कि resistance is rho L by A standard formula, so obviously resistance is proportional to length। तो अगर length को 0.4% से change किया तो resistance भी 0.4% से change होगा। गलत, you will get negative if this is an MCQ, you will lose out on marks if it's a numerical problem। I'll tell you why, but let me first tell you कि दूसरे type of student जो होते हैं what they do, they overthink and they actually think correctly कि जो एरिया है, अगर लेंथ को स्ट्रेच किया तो एरिया भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर है अपने सिलेबस में, वहां पर आपने पढ़ा है, पॉइजन्स रेशियो के हिसाब से चेंज होता है, करेक्ट। फॉर स्मॉल चेंजेस द चेंज इन द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम
when you stretch a wire by a small amount, the small fractional change in volume is given by this, where sigma is the Poisson's ratio. So बहुत सारे students who have studied the properties of matter chapter properly, वो लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो पॉइजन्स रेशियो नहीं दिया गया है, तो शायद इसका मतलब द एरिया इज नॉट चेंजिंग, ये मान लिया है सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है, तो इवन दे से कि शायद सिर्फ रेजिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है, एंड दे गेट इट रॉन्ग. So NTA makes the assumption that the volume of the wire is a constant. Now this assumption is very dubious. Dubious मतलब बहुत ही गड़बड़ assumption है, because we know कि it depends on the Poisson's ratio. Only if sigma is equal to half तो ही volume change zero होगा, ठीक है. But NTA हर साल ऐसे क्वेश्चन देता है, उसमें it makes the assumption without saying, without mentioning anything, that the volume of the wire remains constant if you stretch it. In reality that is wrong. अगर JEE Advanced में इस तरह का क्वेश्चन आया, they will give you the Poisson's ratio, or they will tell you specifically that the volume remains constant. For example, copper wire का Poisson's ratio या aluminum का ही ले लो, around 0.3 होता है. So 0.3 अगर रखोगे तो यहाँ पे 1 minus 0.6, so 0.4 times, so fractional change in volume will be 0.4 times the fractional change in length, which is not negligible. You cannot simply neglect the fractional change in volume. However, अगर इस तरीके का क्वेश्चन JEE मेंस में आया तुम्हारे शिफ्ट में, you have to take the assumption that the volume remains a constant. So if volume remains a constant, मतलब area into length is a constant, so area is inversely proportional to length, so therefore the resistance will become proportional to length squared, because area is inversely proportional to length. ठीक है, अब ये चीज से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एंड उससे आंसर जो NTA एक्सपेक्ट करता है वो करेक्ट आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स क्विकली डू वन ऑफ दीज क्वेश्चंस. जैसे अगर मैंने ये किया, एल्यूमिनियम वायर लेंथ स्ट्रेच बाय 0.4%, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी व्हाट. नाउ दैट वी नो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, फॉर स्मॉल चेंजेस द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी दिस. ये तो अपने को पता है, एरर मेजरमेंट या बेसिक कैलकुलस से पता है. ठीक है, सो आंसर वुड बी 0.8%, ट्वाइस. ठीक है, अगर ये वाला देखो, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल वायर इज डबल. अब डबल इज नॉट स्मॉल, सो डोंट यूज दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन. बेसिक से करो. अगर लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 300% इज द आंसर. और ये वाला क्वेश्चन देखो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ohms, इफ इट स्ट्रेच टू 5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, रेजिस्टेंस अभी न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा. अगर लेंथ को 5 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस 25 टाइम्स हो जाएगा. करेक्ट, तो हो गया 25 into 5 is 125 ohms is your answer. And let's do the first question. JEE 2023 का copper wire stretched to increase its length by 20%. अगर लेंथ 20% चेंज कर दिया, so resistance will change by how much? 20% लेंथ मतलब अभी न्यू लेंथ कितना है? That is 1.2 times. करेक्ट, 20% से इंक्रीज किया है, so मतलब it is 1.2 times the original length. So resistance is 1.44, 1.2 का स्क्वायर 1.44 times the original length. So change in resistance is what? 0.44 times the original resistance. So therefore the change in percentage change is 44%. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही ओरल है. अभी मेरे तुम्हारे सामने 4 क्वेश्चन, कितना टाइम लगा होगा? 2 मिनट में 4 क्वेश्चन कर लिया. तो एज लॉन्ग एज यू नो द अजम्पशन, इफ यू नो द अजम्पशन दिस इज फ्री मार्क्स, इफ यू डोंट नो इट इज नेगेटिव मार्क्स. इस तरीके से है. ठीक है, सो मेक श्योर कि यू डू नॉट गेट स्कैम्ड इन योर JEE मेंस शिफ्ट 2024 वाले शिफ्ट में. यू डू नॉट मेक द रॉन्ग अजम्पशंस दैट NTA डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू. मेक श्योर कि तुमको पता है क्या अजम्पशन करना है. That's it for today. आज हमने पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म कर लिया है, स्टार्ट टू एंड. We've done lots of PYQs, theories. इनफैक्ट मैंने काफ़ी डेरिवेशंस भी कराया है बीच बीच में. And we've done RC circuits, we've done instruments, galvanometer, ammeter वगैरह सब. तो अच्छे से I hope you've understood the lecture. Now it's up to you to solve the rest of the PYQs from the last 4, 5, 6 years even. 2019, 2020 के थोड़े कर लेना, and last 2, 3 years के कर लेना, and you should be good to go. Alright, let me know in the comment section how your preparation is going, how this one-shot series is helping you guys, and please keep sharing my videos with whoever you know is going to appear for JEE 2025, या फिर even तुम्हारे juniors होंगे JEE 2026 वगैरह, तो उनको मेरा चैनल उनके साथ थोड़ा मेरा चैनल शेयर कर देना, so it will help me as well. Thank you guys, that's it for today. I will see you next time and I will see you at the top.